अध्याय 0101 रोश अध्याय 101 रोश। दूर से चेन जियांग को नीले गाउन वाली लड़की के शब्द सुनाई दे रहे थे और वह मन ही मन हंस रहा था। फिलहाल वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर था और नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों में अजेय के समान था। अगर 10वें स्तर के 10 मार्शल आर्टिस्ट भी उसे घेरने की कोशिश करें तो भी उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। नीले गाउन वाली यह लड़की खूबसूरती में गिनी जा सकती थी और इसीलिए वे लड़के हमेशा उसकी योजना पर अमल करते थे। हर कोई उसके सामने प्रतिष्ठित दिखना चाहता था और ये तो बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने सुना था कि चेन जियांग गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिना देर किए उन्होंने अपने हथियार निकाले और चेन जियांग की ओर चल पड़े। जाहिर है वे चेन जियांग को भी अपनी ओर आते हुए देख सकते थे। भीड़ में मौजूद तेज नजर वाले लोगों ने देखा कि बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य अपने हथियार निकाल रहे हैं और बेहद प्रभावशाली ढंग से चेन जियांग की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोग खजाने की खोज में नहीं जा पाए थे, इसलिए काफी निराश थे। ऐसे में जब उन्होंने अपने सामने ऐसा शानदार तमाशा देखा तो वे तुरंत चिल्ला उठे। इसके अलावा ये बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों और एक अन्य व्यक्ति के बीच का संघर्ष था। ये बदमाश सचमुच जीना नहीं चाहता। पशु सेकंड के शिष्यों से सीधे भिड़ना मुश्किल होगा और ये तो आंतरिक सेकंड के शिष्य हैं। देखते हैं ये बदमाश कैसे मरता है, एक व्यक्ति ने कहा। जरूरी नहीं, उस बदमाश की मुद्रा तो देखो, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। जब 10 पशु मार्शल संप्रदाय के अनुयायी उसकी ओर दौड़ रहे हैं तो वह इससे विचलित नहीं हो रहा है और शांति से उनकी ओर बढ़ रहा है, एक और व्यक्ति ने कहा। 10 पशु युद्ध पंथ के शिष्य अपने साथी शिष्यों से ज्यादा पीछे रहने को तैयार नहीं थे। उनके बीच से एक शक्तिशाली युवक और भी तेजी से दौड़ा और एक लंबी तलवार लिए चेन जियांग की ओर झपटा। चेन जियांग को अचानक इन पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की ताकत का अंदाजा हो गया। हालांकि वे आंतरिक संप्रदाय से थे, लेकिन चरम मार्शल संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में वे कहीं ज्यादा बुरे थे। हालांकि वे अभी भी 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे, इसलिए उनकी हर हरकत बहुत तेज थी। जब तलवार उनकी ओर बढ़ी तो उसकी गति बहुत तेज थी और उस पर प्रतिक्रिया करना मुश्किल था। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि चेन जियांग झुक गया। पलक झपकते ही बिजली की तरह वह लंबी तलवार चेन जियांग के सामने आ पहुंची और चेन जियांग ने जोर से छलांग लगाई, उस युवक के सिर के ऊपर से कूद गया। तभी चेन जियांग की हथेली, जो हल्की नीली सच्ची क्यूई से लबालब भरी हुई थी, उस युवक के सिर पर दब गई। ये गति उस युवक की तलवार से भी तेज थी। अगला दृश्य देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और उनके पेट में मरोड़ सी दौड़ गई, क्योंकि चेन जियांग का हाथ उस युवक के सिर पर जोर से दबा रहा था, मानो रोटी बनाने के लिए आटा दबाया जा रहा हो। दबाव के कारण वह 8 फुट लंबा युवक पाई में बदल गया। जमीन पर सबने देखा कि मांस, कपड़े और बाल सब मिलकर एक खूनी मीट पाई बन गई थी। सबको उल्टी आने लगी और वे इससे भी ज्यादा हैरान थे कि सिर्फ दबाव से ही उसने 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार को धूल चटा दी। क्या वह एक सच्चा मार्शल कलाकार था? सब मन ही मन यही सोच रहे थे। चेन जियांग की ओर दौड़े हुए पशु मार्शल संप्रदाय के शिष्य भी तुरंत अपनी जगह पर रुक गए और यहाँ तक कि कांप भी रहे थे। वे इतने करीब थे कि अपने ही बड़े भाई को मांस के पाई में दबा हुआ देख सकते थे और इस तरह की ताकत सच्चे मार्शल क्षेत्र की ताकत से बिल्कुल मिलती जुलती थी। इस समय चेन जियांग उस नीले गाउन वाली लड़की को घूर रहा था और उस नीले गाउन वाली लड़की के चेहरे पर भी हैरानी और डर के भाव थे। उसे उस युवक की ताकत का पूरा अंदाजा था जो अभी कुछ देर पहले ही मांस का टुकड़ा बना था और उसकी तुलना में वह और भी ज्यादा दुर्जेय था। हालांकि चेन जियांग के सामने वह चींटी के बराबर ही था। उन कुछ सेकंडों के दौरान जब नीला गाउन वाली लड़की चकित थी, चेन जियांग हवा की तरह उड़ गया और पलक झपकते ही उस नीला गाउन वाली लड़की के सामने आ गया। तुम बड़े भाई बचाओ, नीले रंग का गाउन पहने लड़की ने चीख मारी। ये शब्द बोलते ही नीले रंग की ऊर्जा से वह घिर गई। चेन जियांग ने अपनी हथेली से एक जोरदार प्रहार किया और एक मजबूत और भयावह वुड ट्रू क्यूई सीधे बाहर निकली। क्यूई आभा में तब्दील होकर उस नीले गाउन वाली लड़की पर वार किया, अनगिनत अस्त्रों की तरह जो एक साथ काट रहे थे। पलक झपकते ही उस नीले गाउन वाली लड़की को कीमे के ढेर में बदल दिया। किसी के पास चाहे कितनी भी खूबसूरत और आकर्षक सूरत क्यों न हो, अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वह एक चींटी के समान ही होता है। वहाँ का वातावरण ऐसा था मानो सब लोग सांस लेने से भी डर रहे हों, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे उस दुष्ट को नाराज न कर दें जिसने महज एक झटके में 10वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला था। इतना ही नहीं, मारने के बाद उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो उसने किसी चींटी को कुचल दिया हो और उसे जरा भी परवाह न हो। जाहिर है चेन जियांग के शरीर से निकलने वाली निर्मल, काली और ठंडी वध ऊर्जा ने सबको अवर्णनीय भय से भर दिया था। चेन जियांग एक 17-18 साल के किशोर की तरह दिखता था, लेकिन किसी ने भी ऐसे चरित्र के बारे में नहीं सुना था जिसमें इतनी भयानक ताकत और इतनी निर्णायक रूप से मारने वाला रवैया हो। तुम उसका बदला लेना चाहते हो? चेन जियांग ने उन जानवर मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को घूर कर देखा, जिससे वे डर गए और अवाक रह गए, क्योंकि उनकी नजर में चेन जियांग एक सच्चा मार्शल क्षेत्र मार्शल कलाकार था जो बहुत क्रूर भी था। उन पशु सेना के अनुयायियों ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और चेन जियांग ने उन्हें पहले ही इतना डरा दिया था कि वे कांप रहे थे। आखिरकार कोई भी मरना नहीं चाहता था। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे ईमानदारी से जवाब दो, वरना तुम्हारा भी हाल उनके जैसा हो जाएगा। चेन जियांग ने उस मीट पाई पर नजर डाली जो कीमे के मांस से ज्यादा दूर नहीं की। बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या आपने कभी अपने राक्षसी जानवरों को खिलाने के लिए एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के नागरिकों को पकड़ा है?
चेन जियांग ने पूछा, और उसकी आवाज बहुत तेज थी जिससे यहाँ इकट्ठा हुए मार्शल कलाकार सुन सके। यहाँ मौजूद ज्यादातर मार्शल कलाकार एक्सट्रीम मार्शल प्रांत से थे और जब उन्होंने ये सवाल सुना तो वे सिहर उठे, खासकर वे मार्शल कलाकार जो साल भर गुआनलोंग शहर में रहते थे, क्योंकि उन्होंने अक्सर लोगों के गायब होने की खबरें सुनी थीं। इस समय भीड़ आपस में चर्चा कर रही थी, राक्षसी जानवरों को खिलाने के लिए नागरिकों का इस्तेमाल करना। इस मुद्दे से जनता में भयानक आक्रोश पैदा होगा और इसे दबाने के लिए सभी को फांसी देनी होगी। शोरगुल वाली बहस सुनकर पशु सेना के अनुयायी पसीने से तरबतर हो गए। इस समय वे न तो हाँ कह पा रहे थे, न ही ना वे झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राक्षसी और जानलेवा चेन जियांग के सामने जो अपनी डरावनी आंखों से उन्हें घूर रहा था, उनके दिल पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा था। मैं केवल 2 तक गिनूंगा। 1। चेन जियांग ने केवल इस संख्या को गिना और बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया चेन जियांग की दोनों मुट्ठियां कांप उठीं और उनसे एक सफेद धुंध फूट पड़ी। अंतहीन वध ऊर्जा के साथ घातक मृत्यु ऊर्जा भी प्रवाहित हुई और इस प्रकार की भयानक वध ऊर्जा ने लोगों को ऐसा महसूस कराया मानो वे लाशों से भरे युद्ध क्षेत्र में हों। जाओ मरो। चेन जियांग ने अपनी दोनों मुट्ठियां निकाली और अनगिनत सफेद विशालकाय बाघों ने, जिनके पास अंतहीन मात्रा में स्लॉटर क्यूई थी, उन 9 जानवर मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को पागलों की तरह और क्रूरता से काट डाला। पलक झपकते ही वे बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य गायब हो गए। केवल कुछ राक्षसी जानवर और स्लॉटर ची के डर से ग्रस्त लोग ही रह गए। व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट्स का प्रयोग करने के बाद चेन जियांग उछला और हवा में चलते हुए किंग गोंग का प्रयोग किया, सबके सिर के ऊपर से गुजरा और अंदर उस घाटी में प्रवेश कर गया। चेन जियांग को घाटी में प्रवेश करते देख सभी के मन में यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि चेन जियांग एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट हैं, और सच्चे मार्शल आर्टिस्टों को बाहर आकर लड़ते देख वे सभी रोमांचित हो गए। साथ ही वे ये भी समझ गए कि चेन जियांग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों ने आम नागरिकों को पकड़कर अपने राक्षसी जानवरों को खिला दिया था। इन मार्शल आर्टिस्टों के बीच उनमें से अधिकांश बहुत गुस्से में थे और इस बार बीस्ट मार्शल सेक्ट ने उन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। चेन जियांग उस ज्वलंत लाल प्रकाश गेंद के करीब पहुंच गया, लेकिन उसे कोई शक्ति महसूस नहीं हुई और इसके बजाय उसे बहुत गर्मी महसूस हुई, जिससे वह कुछ हद तक अकल्पनीय हो गया। चेन जियांग बड़ी आसानी से उस प्रकाश गोलाकार रास्ते से गुजर गया और आग जैसे लाल रंग के रास्ते में 10 कदम चलने के बाद उसे एक समतल बंजर जमीन दिखाई दी। बंजर जमीन के अंदर एक पत्थर का स्मारक था जो एक इंसान जितना ऊंचा था। पत्थर के स्मारक से कुछ 10 झांक की दूरी पर एक विशाल लाल फूल था जो आधे इंसान जितना ऊंचा था, जो एक चेहरे जितना बड़ा था और बेहद मनमोहक लग रहा था। उस लाल फूल के पास लगभग 10 लोग उसे घेरे हुए थे और उनकी हथेलियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और कुछ के मुंह के कोनों से तो खून भी बह रहा था। इन सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों की हथेलियां एक दूसरे के विरुद्ध थीं और वे अपने सच्चे क्यूई का उपयोग करके संघर्ष कर रहे थे और ये देखा जा सकता था कि वे उस विशाल लाल फूल के लिए विवाद कर रहे थे। अध्याय 0102 नीला ड्रैगन शैतान ब्लेड का वध। अध्याय 102 नीला ड्रैगन शैतान ब्लेड का वध। चेन जियांग के अंदर आने के कुछ ही समय बाद उसने एक बर्फीली, ठंडी और आश्चर्यचकित आवाज सुनी। आप अंदर कैसे आए? इस आवाज के बाद उसने उस पत्थर के स्मारक की ओर देखा तो पाया कि काले वस्त्र पहने एक स्त्री उसके पीछे से रेंगती हुई निकल रही है और यह वही स्त्री थी जिसने पहले लगभग उसे मार डाला था। उसी समय चेन जियांग ने उस विशाल लाल फूल के पास एक बिना सिर वाला मरा हुआ सांप भी देखा। काले वस्त्रधारी महिला घायल थी और वह गंभीर रूप से घायल थी। चेन जियांग मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसी क्षण वह उस महिला की ओर चल पड़ा। जब महिला ने चेन जियांग को आक्रोश भरी नजरों से देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग इतनी जल्दी अपनी चोटों से कैसे उबर गया और उस रहस्यमयी लोक में प्रवेश कर गया जहां केवल सच्चे मार्शल आर्टिस्ट ही प्रवेश कर सकते हैं। काले वस्त्र पहने महिला तेजी से 12 सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास दौड़ी और इन लोगों में बीस्ट मार्शल सेक्ट के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी थे। घायल होने के कारण उसे चिंता थी कि कहीं वह चेन जियांग की प्रतिद्वंद्वी न हो। बड़े भाई, यही वो आदमी है जिसने किंग एर के छोटे काले को मारा था। काले वस्त्रधारी महिला ने चेन जियांग की ओर एक क्रूर नजर से देखा। हम इस बदमाश को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसे खाने पीने की बात भी पता है। एक गंजा मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने चेन जियांग को देखा, बेरहमी से मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाया। चेन जियांग ने जब काले वस्त्रधारी महिला को जाते हुए देखा तो वह उसके पीछे नहीं गया बल्कि पत्थर के स्मारक के पास आ गया, क्योंकि उसे लगा कि यह पत्थर का स्मारक एक विशेष वातावरण बिखेर रहा है जो उसे बहुत परिचित लग रहा था। क्या स्वर्गीय ड्रैगन खजाने में बस यही फूल है? ऐसा नहीं होना चाहिए। चेन जियांग बुदबुदाया और उसका एक हाथ उस पत्थर के स्मारक पर दबा। इस समय सच्चे मार्शल क्षेत्र के वे मार्शल कलाकार, जिनकी हथेलियां एक दूसरे से सटी हुई थीं, सभी चेन जियांग की ओर देख रहे थे। वे अपनी सच्ची क्यूई का मुकाबला कर रहे थे और सभी ने हार मानने से इनकार कर दिया, अन्यथा वे इस विशाल लाल फूल को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि यह एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ आत्मा जड़ी बूटी थी। चेन जियांग के पत्थर के स्मारक को छूते ही उसके शरीर से नीला ड्रैगन ट्रू क्यूई बेतहाशा फूट पड़ा। उस पत्थर के स्मारक को भेदते हुए और पलक झपकते ही वह पत्थर का स्मारक एक नीली रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिससे उन सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को बहुत झटका लगा। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने भी पत्थर के स्मारक को छुआ था, लेकिन उससे ऐसा दृश्य नहीं बना था।
नीला प्रकाश गायब होने के बाद पत्थर के स्मारक की बाहरी सतह में चट्टानें गिर गईं और सभी को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने केवल एक पारदर्शी चौकोर बॉक्स देखा, लेकिन उस पारदर्शी बॉक्स के अंदर 5 फुट लंबी काली तलवार थी। ये तलवार देखने में बहुत गंदी लग रही थी, लेकिन जब चेन जियांग ने तलवार के हैंडल पर खुदे हुए एक छोटे से सजीव ड्रैगन को देखा तो उसे पता चल गया कि यह तलवार असाधारण है। नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड। यह नीला ड्रैगन दिव्य हथियार है जो 4 जानवरों के दिव्य हथियारों का हिस्सा है। सू मेयाओ आश्चर्य से चिल्लाया। चेन जियांग ने ये सुनकर अपने दिल में भी चौंक गया। एक हथेली ने उस पारदर्शी डिब्बे को खोल दिया और उसने उस ब्लेड के मूठ को पकड़ लिया। ये तलवार बहुत भारी थी और चेन जियांग ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, जिसके कारण तलवार उसके हाथ से गिरकर जमीन में धंस गई। नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतान ब्लेड, इसका वजन अटूट है और मालिक की ताकत के अनुसार इसका एक निश्चित वजन होगा। केवल तुम ही इसकी ताकत को सामने ला पाओगे और केवल तुम ही इस ब्लेड को नियंत्रित कर सकते हो, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने अगले ही पल अनुमान लगाया कि इस नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड का वजन अब कुछ 10,000 जिन होना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज का वजन वाकई इतना था। यह वाकई अविश्वसनीय था और वाकई एक दिव्य अस्त्र था। इससे वह बहुत उत्साहित हो गया और अब उसे किसी आध्यात्मिक अस्त्र की तलाश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड था जो उसे मार्शल आर्ट की दुनिया में आजादी से घूमने के लिए काफी था। पारदर्शी बॉक्स में न केवल एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड था, बल्कि एक पीले रंग की जानवर की खाल और एक छोटा बॉक्स भी था। जानवर की खाल पर एक युद्ध कौशल था और वह एक और ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल स्किल था। ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट। छोटे से डिब्बे के अंदर एक लाल रंग का दान था और वह एक बहुत ही असाधारण आत्मा दान लग रहा था। बाद में चेन जियांग को दूर से आ रही उन लोगों की उग्र निगाहों का एहसास हुआ और ऐसा लगा जैसे वह एक नग्न लड़की हो जिसे पुरुषों का एक समूह देख रहा हो। चेन जियांग ने जल्दी से सभी चीजें अपनी अंगूठी के अंदर रख दी और सू मेयाओ और बाई यूयू को इसका प्रबंधन करने दिया। बेटे, ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो जल्दी से उसे बाहर निकाल दो। वह गंजा अधेड़ आदमी चिल्लाया और वह उस काले वस्त्र वाली महिला का बड़ा भाई था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें क्यों नहीं ले सकता? मुझे मिल गया। इसके अलावा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल आप ही स्वर्गीय ड्रैगन खजाना घर के अंदर खजाने की तलाश कर सकते हैं। काले वस्त्रधारी महिला की भौहें तन गईं। उसने एक लंबी तलवार निकाली और धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ी। उसने एक बार चेन जियांग को घायल किया था और चेन जियांग की ताकत जानती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग यहाँ क्यों आ सकता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि चेन जियांग के पास सच्चे मार्शल क्षेत्र में इतनी ताकत है, वरना वह उसे हराकर भागने पर मजबूर न करती। उसे ये भी लगता था कि चेन जियांग अब गंभीर रूप से घायल हो गया है। अगर वो चेन जियांग को मार देती तो वो सब चीजें उसकी हो जाती। इसीलिए घायल होने पर भी उसने जाने की हिम्मत की। हाँ, यहाँ सारा खजाना हमारे पशु मार्शल संप्रदाय का है। एक अधेड़ उम्र का आदमी पागलों की तरह हंसा और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पशु मार्शल संप्रदाय के कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार मौजूद थे। इस समय वे दूसरे संप्रदाय के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को नाकाम कर रहे थे, जिससे काले वस्त्रधारी महिला चेन जियांग का सिर काट रही थी। काले वस्त्र पहने, पीले चेहरे और शरीर में कमजोर क्यूई आभा वाली उस महिला को देखकर चेन जियांग मन ही मन जोर से हंस पड़ा। वह उस अधेड़ उम्र की महिला के अपने करीब आने का इंतजार कर रहा था और चेन जियांग के मुंह पर एक भयावह मुस्कान तैर गई। एक बात बता दूं, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारी प्रशिक्षु को मार डाला था, अब मैं तुम्हें उससे मिलने भेजूंगा। बोलते समय चेन जियांग के हाथ में अचानक एक तलवार आ गई। ये तलवार एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड थी, लेकिन अब ये बिल्कुल काली नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुंदर तलवार थी। इस समय नीले ड्रैगन वध करने वाली शैतानी तलवार मानो किसी सुंदर नीले जैड पत्थर से तराशी गई हो और तलवार के ऊपर रंगीन आध्यात्मिक नसें उभरी हुई थीं। ये आध्यात्मिक नसें ऐसी लग रही थीं मानो ड्रैगनों का एक समूह अपने पंजे गड़ा रहा हो या दहाड़ रहा हो और एक भयावह आभा से भरी हुई थी। तलवार की धार ठंडी रोशनी से जगमगा रही थी, जिससे यह और भी भयानक लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया की हर चीज को काट सकती हो। तलवार की मूठ पर बना सजीव दिखने वाला अजगर का सिर और भी अधिक प्रभावशाली था और अगर आप अंधे नहीं होते तो ये स्पष्ट हो जाता कि यह तलवार एक अद्वितीय दिव्य हथियार है। चेन जियांग को इस तलवार को पकड़े हुए और इसे अपने हाथ में लिए हुए ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह दुनिया में अजेय हो। जैसे ही उसने ब्लेड में नीला ड्रैगन ट्रू क्यूई डाला, वह उसी रूप में परिवर्तित हो गया और यही बात सू मेयाओ ने भी उसे बताई थी। जब ये ब्लेड सच्चा ड्रैगन ट्रू क्यूई सोख लेता तो यह आत्मा की शिराओं को उत्तेजित कर देता, जिससे इस ब्लेड से लैस व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता और इस ब्लेड से निकलने वाली सच्ची क्यूई की मात्रा कई गुना बढ़ जाती। इस समय चेन जियांग ने एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड द्वारा जारी किए गए खतरनाक माहौल को महसूस किया और यहाँ तक कि वह खुद भी इससे डरने से खुद को नहीं रोक सका। छोटी बहन, वह गंजा अधेड़ आदमी जोर से दहाड़ा और काले वस्त्र पहने उस महिला को भी खतरा महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपने शरीर के अंदर बची हुई सारी सच्ची ची को बाहर निकाल दिया और एक सच्ची ची ढाल बना ली। चेन जियांग ने तेजी से और नफरत से ब्लेड से वार किया, एक गोल नीला चाप जैसा प्रतिबिंब बनाया और उस काले वस्त्रधारी महिला की कमर की ओर वार किया। नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड सारी बाधाओं को दूर कर गया। उस सच्ची क्यूई ढाल की परवाह न करते हुए सीधे उसके आर पार निकल गया। काले वस्त्र पहने वह स्त्री एक पतले पौधे की तरह थी और उस तलवार ने उसे कमर से काट दिया।
उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वह मरी नहीं बल्कि जमीन पर तड़प रही थी। उसकी चीखें भय से भरी थीं और दर्द के कारण उसका नीला सफेद चेहरा विकृत हो गया था। जाओ अपने शिष्य से मिलो, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। भरपूर मात्रा में सार्वभौमिक सच्ची ऊर्जा एकत्रित की और हथेली से जोरदार प्रहार किया। अदृश्य सार्वभौमिक सच्ची ऊर्जा एक विशाल हथेली में परिवर्तित हो गई और काले वस्त्रधारी महिला के शरीर पर प्रहार किया, जिससे वह मांस के टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। वह गंजा अधेड़ आदमी चुपके से दहाड़ा और उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह हथेली को रोक नहीं पा रहा था, वरना उसे भी चोट लग जाती। चेन जियांग में इतनी ताकत देखकर दूसरे सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैरान हुए बिना नहीं रह सके। चेन जियांग ने उन्हें तिरस्कार भरी नजर से देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसका हर कदम भारी था। आखिरकार उसके हाथ में मौजूद और आक्रामक माहौल से घिरी हुई नीली ड्रैगन वध करने वाली शैतानी तलवार का वजन लगभग 50,000 जिन था। अध्याय 0103 भविष्य का संकट। अध्याय 103 भविष्य का संकट। जैसे ही चेन जियांग उन 12 आदमियों की ओर बढ़ा, वे घबरा गए। कुछ ही पल पहले उन्होंने चेन जियांग का दृढ़ निश्चय के साथ हत्या करने का रवैया देखा था। एक औरत का सामना करते हुए भी वह इतनी नफरत से हमला कर सकता था, तो अब उनका क्या होगा? ये सभी लोग सच्चे मार्शल दायरे तक पहुंच चुके थे। उनके लिए इस स्तर तक पहुंचना निश्चित रूप से आसान नहीं था और जाहिर है कि वे मरना नहीं चाहेंगे। चेन जियांग ने केवल 2 कदम उठाए, उसके बाद 12 लोग अलग हो गए, मानो उनके बीच पहले से कोई समझौता हो गया हो। ये देखकर चेन जियांग ने तुरंत एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकाली और पलक झपकते ही उसकी पीठ के पीछे सिंदूरी पक्षी के अग्नि पंख प्रकट हो गए। वह तुरंत आकाश में ऊंचाई पर उड़ गया, लेकिन उसके उड़ते ही जिस स्थान पर वह खड़ा था उस पर शक्तिशाली ची की कई लहरों ने हमला कर दिया। अगर वह आधा कदम भी धीमा होता तो शायद वह खुद ही मांस का टुकड़ा बन जाता। यह उस शक्ति का प्रदर्शन था जब कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के साधकों ने मिलकर कार्रवाई की। चेन जियांग सीधे रहस्यमय लोक से बाहर निकल गया। वह जानता था कि उसने सबसे कीमती चीज हासिल कर ली है और इससे बहुत संतुष्ट था। इसके अलावा वह उस काले वस्त्रधारी महिला को भी मार डालने में कामयाब हो गया था, इसलिए उसकी गहरी नफरत अब शांत हो गई थी और उसका कर्ज भी चुका दिया गया था। चेन जियांग को अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए दूर उड़ते देख सभी सच्चे मार्शल आर्टिस्ट अचंभित रह गए। उनके पास भी ऐसी मार्शल कला नहीं थी। उनके चेहरे ईर्ष्या से भर गए और वे इसे चुराकर अपना बनाना चाहते थे। तुम्हारे पशु लड़ाई संप्रदाय ने एक असाधारण शैतान से दुश्मनी मोल ले ली है। अगर यह बच्चा जल्द नहीं मरा तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर देगा, एक बूढ़े व्यक्ति ने शेखी बघारते हुए कहा। एक गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उनके जैसे कई अन्य लोग बेहद गुस्से में थे, लेकिन वे सिर्फ अपने गुस्से को मन में ही दबाकर रख सकते थे, चाहे वे अपनी पूरी ताकत और पूरा प्रयास ही क्यों न लगा दें। वे उड़ते हुए चेन जियांग को पकड़ नहीं सकते थे। रहस्यमयी लोक से उड़ते हुए चेन जियांग खुशी से झूम रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी बड़ी फसल मिलेगी और पौराणिक नीले ड्रैगन वध करने वाली शैतानी तलवार प्राप्त होगी। इस नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड ने स्वेच्छा से आपको अपना स्वामी माना है। हालांकि इसमें बस एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक गायब है और उसके बिना इसे दिव्य हथियार नहीं कहा जा सकता। सू मेयाओ ने अफसोस के साथ आह भरी। क्या कमी है? चेन जियांग को नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड की शक्तिशाली ताकत और उसकी ताकत के बराबर भारी होने की क्षमता का अंदाजा था। कल्पना कीजिए कि लड़ाई के दौरान भारी ब्लेड को नीचे की ओर काटा जाए और उसमें से शक्तिशाली सच्ची QE प्रवाहित हो। उसकी शक्ति अकल्पनीय होगी। इसमें ड्रैगन की आत्मा का अभाव है। चारों बीट के सभी दिव्य हथियार अधूरे हैं और उनमें से किसी में भी वास्तविक आत्मा नहीं है, इसीलिए उन्हें दिव्य हथियार नहीं माना जा सकता। सू मेयाओ ने आह भरी। मुझे इस बात का पता आज ही चला जब मेरा संपर्क नीले ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड से हुआ। तो क्या हुआ अगर इसमें ड्रैगन की आत्मा नहीं है? चेन जियांग ने पूछा। उसे लगा कि नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड अभी भी बहुत शक्तिशाली है। जब उसने पहले इसका इस्तेमाल किया था तो उसे बहुत खुशी हुई थी। ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी दुनिया को नीचे से देखने की क्षमता रखता हो। तुम्हें पता नहीं, हो सकता है कि तुम अभी इसे देख न पाओ, क्योंकि अभी तुम इस ब्लेड की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहे हो, इसलिए अभी इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सू मेयाओ ने कहा। नीले ड्रैगन वध करने वाली शैतानी तलवार शैतान लोक के किसी भी प्राणी के लिए बेहद घातक है। मैं तो सिर्फ शैतानी कौशल का अभ्यास करती हूँ, फिर भी जब मैंने इसे अभी छुआ तो मुझे बहुत असहजता महसूस हुई। इस बार बाओ यूयू ने यह बात कही। शैतान का क्षेत्र, यह क्या है? चेन जियांग ने पहली बार ऐसी चीज के बारे में सुना था। सू मेयाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बाई यूयू ने भी कुछ नहीं कहा। चेन जियांग के कुछ देर इंतजार करने के बाद सू मेयाओ ने केवल इतना कहा। मनुष्य लोक के ऊपर अमर लोक, दानव लोक और राक्षस लोक हैं, जिन्हें 3 महान स्वर्गीय लोकों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य लोक की तुलना में ये अस्तित्व का एक उच्च स्तर, एक अलग ही लोक हैं। ये तीनों अत्यंत भिन्न लोक लगभग स्वतंत्र और पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन इनका एक साझा मिलन बिंदु है। समय समय पर इनके बीच का प्रतिच्छेदन खुल जाता है और इन तीनों लोगों के सभी लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को मार डालते हैं। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, तो क्या यह अमर शैतान चट्टान को प्रतिच्छेदित स्थान बनाता है? ये प्रतिच्छेदन बिंदु गतिशील हो सकता है, लेकिन एक बार इसके खुलने पर स्वर्ग लोक में रहने वाले मनुष्य, शैतान और राक्षस और यहाँ तक कि नश्वर जगत के सभी प्राणी एक दूसरे से मिल सकेंगे।
सू मेयाओ ने गरिमापूर्ण स्वर में घोषणा की। अगर यह अतीत की बात होती तो चेन जियांग ऐसी बात सुनकर बस हंस देता। पहली बात तो ये कि वह ऐसी किसी बात पर कभी विश्वास ही नहीं करता, और अगर करता भी तो वह एक मामूली शख्स था और उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब हालात अलग थे। उसके पास यिन यांग दिव्य नस थी, साथ ही कुछ दिव्य अभ्यास भी थे जिनमें रसायन शास्त्र में उच्च प्रतिभा भी शामिल थी। मनुष्य जगत के ऊपर स्थित 3 महान स्वर्गीय लोग आपस में लड़ेंगे। उनसे नीचे के कई निम्न श्रेणी के लोग भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। हालांकि स्वर्गीय लोकों के दानव, राक्षस और अमर प्राणी मनुष्य जगत में नहीं उतरेंगे, अन्यथा ये बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता, सू मेयाओ ने कहा। इस कथन से चेन जियांग बहुत चिंतित हो गया। खैर, कम से कम ये दूर भविष्य में तो होगा और मुझे इसके जल्द होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा, नहीं, आपको इसकी चिंता करनी होगी। पिछली बार तीनों क्षेत्र एक दूसरे को 1 लाख साल पहले प्रतिच्छेदित हुए थे। हर बार जब ये प्रतिच्छेदन दिखाई देगा तो लगभग 1 लाख साल बीत चुके होंगे। मुझे लगता है कि अगले प्रतिच्छेदन का समय आ गया है, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग निराश हो गया। आखिर ऐसी नौबत उसके सामने क्यों आए? उस समय अनगिनत लोगों पर भयंकर विपत्ति आ पड़ेगी। चरम मार्शल संप्रदाय में जल्दी लौटने के लिए चेन जियांग ने लगातार 5 दिनों तक उड़ान भरना बंद नहीं किया। तीनों क्षेत्रों के बीच महायुद्ध के बारे में उसने सोचा तक नहीं। अगर ऐसा होना ही था तो होकर ही रहेगा। अब वह अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। रास्ते में चेन जियांग ने सू मेयाओ से स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के रहस्यमय क्षेत्र में स्थित उस विशाल लाल फूल के बारे में जानकारी प्राप्त की। पता चला कि वह फूल उच्च श्रेणी का गहन स्तर का अत्याचारी सम्राट प्रज्वलित फूल था। यदि कोई इसे परिष्कृत करके दान में बदल दे और निगल ले तो अग्नि तत्व से युक्त मार्शल आर्टिस्ट और यहाँ तक कि रसायन शास्त्री भी अनंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जिसे उगने में हजारों वर्ष लगते थे। तियानमेन शहर लौटने के बाद चेन जियांग ने पाया कि वहाँ काफी चहल पहल थी। सड़कें लोगों से भरी थीं और चरम मार्शल संप्रदाय में और भी ज्यादा भीड़ हो गई थी। शिष्यों द्वारा अपने अपने मार्शल कौशल का अभ्यास करते समय कई मार्शल प्रांगणों से एक के बाद एक ध्वनियां निकलती सुनाई दे रही थीं। वहाँ का माहौल बेहद जीवंत था। चरम मार्शल संप्रदाय का विस्तार हो रहा था और अद्वितीय मार्शल संप्रदाय के साथ विलय के बाद चरम मार्शल संप्रदाय और भी शक्तिशाली हो गया। इसके अलावा संप्रदाय के भीतर एक रहस्यमय क्षेत्र के अस्तित्व की बात पहले ही फैल चुकी थी, जिससे चेनवू मुख्य भूमि के सभी मार्शल कलाकारों के मन में चरम मार्शल संप्रदाय और भी शक्तिशाली लगने लगा। चरम मार्शल संप्रदाय के मार्ग पर चलते हुए चेन जियांग ने कई सुंदर युवा महिला शिष्यों को देखा। ये अद्वितीय मार्शल संप्रदाय की शिष्याएं थीं और हालांकि वे चरम मार्शल संप्रदाय में विलीन हो गई थीं, फिर भी वे सभी पहले से ज्यादा खुश लग रही थीं। पियरलेस मार्शल संप्रदाय के लगभग 1 लाख अनुयायी थे। एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में अरबों लोग थे और किसी लड़की का एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना असंभव था। इसलिए उनमें से अधिकांश ने पियरलेस मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चुना, जिसके परिणामस्वरूप महिला शिष्यों की संख्या बहुत अधिक हो गई। यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पुरुष अनुयायियों के लिए ईश्वर का वरदान था। चेन जियांग को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पियरलेस मार्शल सेक्ट के एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में विलय के 10 दिन के भीतर ही लोग वोट देकर शीर्ष 10 सुंदरियों, शीर्ष 10 सुंदर पुरुषों और शीर्ष 10 महान प्रतिभाशाली लोगों के नाम तय करने लगे थे। जब चेन जियांग जनरल अफेयर्स कोर्टयार्ड पहुंचा तो उसने बाहर कुछ ऐसी ही शीटें लगी देखीं। लिस्ट पलटने पर उसे अपना नाम कहीं नहीं मिला। क्या बकवास है, असल में मेरा नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। जनरल अफेयर्स प्रांगण संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक स्थान था जहां मिशन वितरित किए जाते थे और अपने अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वापस रिपोर्ट की जाती थी। इसका प्रबंधन कुछ वृद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता था। हालांकि चेन जियांग ने यहाँ एक मिलनसार गंजे वृद्ध को देखा। बड़े वू, ये स्वर्गीय ड्रैगन खजाने की मेरी जांच का विवरण है। चेन जियांग उन बूढ़े लोगों से मिलने नहीं गया और सीधे वू कैमिंग को चादर सौंप दी। चेन जियांग और वू काइमिंग एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और उन्हें कभी एक दूसरे से औपचारिक अभिवादन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। चेन जियांग बहुत जल्दी लौट आया, उन संदेशवाहक चीलों की तुलना में कुछ दिन पहले। यही कारण था कि स्वर्गीय ड्रैगन खजाने का रहस्यमय क्षेत्र का मामला अभी तक यहाँ नहीं फैला था, वरना ये क्षेत्र अतुलनीय रूप से शोरगुल वाला होता। अध्याय 0104 ड्रैगन ब्लड डैन। अध्याय 104 ड्रैगन ब्लड डैन। वू काइमिंग ने शीट ली और उसे खोला। वह मदद नहीं कर सका लेकिन भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या वास्तव में कोई रहस्यमय क्षेत्र है? जाहिर है, मैं भी देखने के लिए अंदर गया था, चेन जियांग ने कहा। उसने न सिर्फ अंदर जाकर देखा बल्कि अच्छी चीजें भी हासिल की और एक व्यक्ति, अपने दुश्मन को भी मार डाला। ओह, तुम्हें क्या मिला? वू कैमिंग ने पूछा। ये काम के दायरे में नहीं था, इसलिए लगता है मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है, चेन जियांग ने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि वह बात छिपा नहीं सकता, लेकिन वह जोर से बोल भी नहीं सकता था। यही इनाम है, इसे ले लो। वू काइमिंग ने चेन जियांग को 3 सच्चे क्यूई दान दिए और इससे चेन जियांग मन ही मन उनसे घृणा करने लगा। वह काम पूरा करने के लिए इतनी दूर चला गया कि उसे असल में सिर्फ 3 फलियां ही मिलीं। चेन जियांग की नज़र में वे वास्तव में सिर्फ सेम थे, लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में वे बहुत कीमती दान थे। चेन जियांग ने उसे उठाया और सीधे हवा में उछाला, फिर अपने मुंह से उसे पकड़ लिया। वे तीनों सच्चे क्यूई दान उसके मुंह में सटीक रूप से समा गए और ऐसा लगा जैसे वह उन नियमित मूंगफली खाने वालों में से एक हो जो खेल खेल में मूंगफली खा रहे हों।
ये सब देखकर वू काइमिंग का मुंह फड़क उठा। वे 3 सच्चे क्यूई दान तुम तीनों के लिए थे, तुम उन सबको कैसे खा सकते हो? वू कैमिंग ने उपहास करते हुए कहा। चेन जियांग जनरल अफेयर्स कोर्टयार्ड से चला गया। वो 3 सच्चे क्यूई दान उसके दांतों के बीच की जगह भरने के लिए भी काफी नहीं थे। इसके अलावा उसने अकेले ही मिशन पूरा किया था, इसलिए उसे उन 2 अमीर बच्चों के बीच बांटने की कोई जरूरत नहीं थी जिनके पास बेशुमार दौलत थी। मार्शल प्रांगण में लौटते हुए छोटा मोटा आदमी जल्दी से मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, छोटे भाई चेन, क्या मैंने तुमसे पहले अपनी एक बहन के बारे में बात नहीं की थी? वह एक अद्वितीय मार्शल संप्रदाय की शिष्या हुआ करती थी। अब जब अद्वितीय मार्शल संप्रदाय और चरम मार्शल संप्रदाय का विलय हो गया है तो तुम्हारे लिए उससे मिलना बहुत आसान हो जाएगा। झू लाओ, क्या मैंने यह नहीं कहा था कि मेरे पास जू शियान है? मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे शियादाओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिख रही? चेन जियांग ने कहा। छोटा बदमाश युन, वो लड़का अब मुसीबत में है। 2 दिन पहले वो महिला शिष्या के मार्शल आंगन में तैर रहा था, लेकिन अब उसकी हिम्मत महिलाओं की तरफ देखने की भी नहीं है। हाँ हाँ, झू रोंग हंसते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि इस बदमाश को यून परिवार ने वापस क्यों बुलाया था? पिछली बार जब चेन जियांग ने यून शियादाओ के शिक्षक को उसे वापस जाने का आदेश देते हुए देखा तो हालांकि चेन जियांग का चेहरा कुछ गंभीर हो गया था, लेकिन वह मन ही मन उत्सुक भी था। क्या कारण है? चेन जियांग जानता था कि यून शियादाओ के लिए यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी, अन्यथा झू रोंग इतनी खुशी से नहीं हंस रहा होता। जैसा कि कहा जाता है कि दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता, और उस बदमाश के लिए भी यही बात लागू होती है। उसे यून परिवार में वापस बुलाया गया था क्योंकि यून परिवार उसके लिए एक मंगेतर का इंतजाम करना चाहता था, और वह एक बहुत ही परेशान करने वाली महिला है। बाद में 2 दिन पहले जब वह महिला शिष्य के मार्शल आंगन में खेलने गया तो संयोग से उसकी मंगेतर से टक्कर हो गई और उसे वहीं बुरी तरह पीटा गया। उसकी महिला बहुत ही दुष्ट है, इसलिए बाद में अगर तुम उससे मिलो तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। झू रोंग ने हंसते हुए कहा। हे, भविष्य में वह बदमाश अपनी पैंट में अपनी चीज को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम हो जाएगा। चेन जियांग ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमारे युद्ध प्रांगण में केवल हम ही क्यों हैं? चेन जियांग वापस लौटा और देखा कि मार्शल प्रांगण अभी भी वैसा ही था और वहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। यह मार्शल प्रांगण आंतरिक संप्रदाय के मार्शल प्रांगणों में सबसे निचले पायदान पर था, और जब अद्वितीय मार्शल संप्रदाय के शिष्य पहली बार आए थे तो सभी शक्तिशाली शिष्यों ने आंतरिक संप्रदाय के अन्य मार्शल प्रांगणों के शिष्यों को चुनौती दी थी। उन शिष्यों की मान्यता प्राप्त करने के बाद ही वे उनके मार्शल प्रांगण में प्रवेश कर पाए थे। हमारे मार्शल प्रांगण में केवल हम 3 ही हैं, और रोजाना उस छोटे बदमाश यून का नामो निशान भी नहीं दिखता। तुम भी बाहर किसी मिशन पर रहती थी, और मुझे, इस मोटे को, भी सब लोग नीचा समझते थे, इसीलिए हमें सबने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और किसी ने भी आंतरिक संप्रदाय के इस सबसे निचले मार्शल प्रांगण में प्रवेश करने की जहमत नहीं उठाई। झू रोंग ने बेबसी से कहा। चेन जियांग ने अपनी थोड़ी को छुआ और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। झू लाओ, मैं अब नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश कर चुका हूँ, और जब भी यून शियादाओ वापस आने का फैसला करेगा हम बाद में आगे की योजना पर चर्चा करेंगे। झू रोंग एक पल के लिए हैरान रह गया और उसकी तिरछी आंखें तेजी से चौड़ी हो गईं। चेन जियांग लगभग 10 दिनों में वास्तव में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश कर गया था। जब वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर था तो वह पहले से ही स्वर्ग विरोधी था, तो अब वह कैसा होगा? झू लाओ, सबसे सुंदर शिष्यों की सूची में से सुंदर शिष्यों का चयन कैसे होता है? हालांकि चेन जियांग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह थोड़ा नाखुश था क्योंकि सूची में सर्वसम्मति से चयन होने की बात कही गई थी। इस समय यून शियादाओ की ईर्ष्या भरी आवाज सुनाई दी। सभी वेश्याओं ने अपनी मर्जी से वोट दिया। क्या ही सुंदर शिष्याएं हैं, वे लड़कियों की तरह दिखती हैं, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन्हें तब तक पीटूंगा जब तक वे झू लाओ से भी बदसूरत न हो जाएं। छोटे बदमाश, तुमने मुझे बदसूरत कहा? पिताजी का चेहरा तो बहुत ही सुंदर था, और जिसने भी मुझे देखा सबने कहा कि मैं प्यारी सी हूँ। मेरे चेहरे के नैन नक्श तो बिल्कुल सही हैं, तो मैं बदसूरत कहाँ हूँ? झू रोंग ने अचानक पलटवार किया। प्यारा? हाँ, यह मरा हुआ सुअर सच में कह रहा है कि वह प्यारा है, वरना क्या मुझे तुम्हारे पिता को तुम्हारे भालू जैसे रूप को निखारने के लिए तुम पर पेशाब करना पड़ेगा? बेहतर होगा कि तुम यह मजाक दूसरों को मत बताना, वरना वे हंस हंस कर मर जाएंगे। यूं शियादाओ अपना पेट पकड़े हुए पागलों की तरह हंस रहा था। चेन जियांग भी अपनी हंसी नहीं रोक सका और अंत में वह भी जोर से हंस पड़ा। तुम मेरे आनंदमय रूप से ईर्ष्या कर रहे हो। झू रोंग का मोटा चेहरा गुस्से से बहुत लाल हो गया था। यून शियादाओ ने जमीन पर थूका और फिर मुस्कुराते हुए चेन जियांग से कहा, बड़े भाई चेन, मैं तुम्हें अपनी बहनों को दिखाने ले चलूंगा। वे सभी अद्वितीय मार्शल संप्रदाय की शिष्याएं हैं, और अगर तुम प्रसन्न हो तो। हे, चेन जियांग, तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए। इन औरतों की आंखें उनके सिर के ऊपर होती हैं, और तो और ये उस तिरछी आंखों वाले आदमी से भी ज्यादा घिनौनी लगती हैं। झू रोंग ने जल्दी से कहा, TLN, आंखें सिर के ऊपर, हर किसी को ऐसे देखो जैसे वे उनके नीचे हों। जियादाओ, मैं अभी लौटा हूँ और थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं पहले आराम करना चाहता हूँ। चेन जियांग की बात खत्म होते ही वह भाग गया, जिससे यून जियादाओ बहुत असहाय हो गया, लेकिन उसे अपनी घमंडी और अभिमानी बहनों पर भी भरोसा नहीं था।
छोटे बदमाश यून, तुम्हें भी नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि तुम्हारी एक बहन है जो टॉप 10 खूबसूरत लोगों की सूची में शामिल हो सकती है, लेकिन चेन जियांग की मंगेतर जू जियाजियान है। तुम्हारी बहनें, जिनकी आंखें सिर के ऊपर हैं, उनकी तुलना दूसरी पार्टी से नहीं की जा सकती। जू रोंग ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा। यून शियादाओ ने नाक भान सिकोड़ी और फिर मार्शल प्रांगण से बाहर चला गया। हालांकि वे इसी प्रांगण से संबंधित थे, फिर भी उनके अपने अपने रहने के स्थान थे। वे केवल मार्शल आर्ट के अभ्यास सत्र के दौरान ही मार्शल प्रांगण में एकत्रित होते थे, चर्चा करने या मिलने के लिए। उदाहरण के लिए, चेन जियांग अब चरमदान राजा प्रांगण में लौट आया था। एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड का गेट बंद था, लेकिन एक छेद में जेड कार्ड डालने के बाद इसे खोला जा सकता था और एक नज़र में पता चल जाता था कि यहाँ एक विचित्र सरणी की व्यवस्था की गई थी। एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग ने गहरी सांस ली। यहाँ अजीब तरह से सुनसान था और इस विशाल क्षेत्र में एक भी व्यक्ति नहीं था। भवन में प्रवेश करने पर अंदर का वातावरण बेहद परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण था, साथ ही हल्की सुगंध से मन को सुकून मिलता था। यहाँ रहने पर सचमुच किसी को भी परेशान होने की चिंता नहीं थी, क्योंकि आम लोग रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, एल्डर डैन के एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण में अराजकता फैलाने की हिम्मत भी किसी की नहीं थी। यहाँ चेन जियांग ने एक अभ्यास कक्ष चुना, फिर जानवर की खाल निकाली और उसका निरीक्षण किया। यह वही था जो उसने नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड से प्राप्त किया था। ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट। इसमें 7 चालें हैं और आप इसे हथियार से कर सकते हैं या फिर हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। इन 7 चालों की अपनी अपनी विशेषताएं और शक्तियां हैं जो अलग अलग युद्ध स्थितियों में काम आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक ट्रूची की आवश्यकता होती है। मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर के लिए इतनी ट्रूची खर्च करना संभव नहीं है और इन्हें करने के लिए वास्तव में ट्रूची में होना जरूरी है, सिमियाओ ने कहा। वह और बाई यूयू पिछले कुछ दिनों से इस ड्रैगन मार्शल तकनीक का अध्ययन कर रही थीं। ये ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट एक ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल स्किल है और इसका उपयोग केवल आपके ड्रैगन ऑरा के साथ समन्वय करके ही किया जा सकता है। अब ड्रैगन ऑरा का आपका उपयोग पहले से ही उच्च स्तर की दक्षता तक पहुंच चुका है और जब तक आप सच्चे मार्शल दायरे तक पहुंच सकते हैं तब तक आप शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट का उपयोग करने में सक्षम होंगे, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे भी बहुत लंबा समय चाहिए था और वह इस शक्तिशाली ड्रैगन मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था। इससे उसका दिल दुखने लगा, मानो उसके सामने कोई खजाना रखा हो, लेकिन वह उसे ले नहीं पा रहा था। ये लाल दान क्या है? चेन जियांग इस आध्यात्मिक दान के बारे में बहुत उत्सुक था। चूंकि इसे नीले ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड के साथ रखा गया था, इसलिए यह निश्चित रूप से कोई साधारण दान नहीं था। सू मेयाओ इस डैन का जिक्र करते हुए बहुत उत्साहित लग रही थी। ये ड्रैगन ब्लड डैन होना चाहिए, जिसे ड्रैगन के रक्त सार से परिष्कृत किया गया है। इसे खाने के बाद ये डैन ड्रैगन के रक्त में पिघल जाएगा, जो आपके शरीर में प्रवाहित होगा, जिससे आपकी सभी शिरोबिंदु, कंकाल और मांसपेशियां ड्रैगन जितनी शक्तिशाली हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इसे खाने के बाद आप अमर शैतान शरीर की दहलीज पर पहुंच पाएंगे। TLN, आज एक और अध्याय आ रहा है। अध्याय 0105 प्रथम स्तर, अध्याय 105 प्रथम स्तर। यह अध्याय सेबेस्टियन द्वारा प्रायोजित है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। कोष्ठक। चेन जियांग ने ठंडी हवा का एक घूंट भरा। वह बेहद उत्साहित था। इस दान का रैंक क्या है? इसका कोई निश्चित मूल्य निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक अत्यंत दुर्लभ दान है। आपको पता ही होगा कि इसे ड्रैगन के खून से परिष्कृत किया जाता है, तो फिर इसे प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? सू मेयाओ ने कहा, यह भी पहली बार है जब मुझे ऐसा कुछ मिला है। स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के रहस्य के बारे में चेन जियांग और बहनों ने काफी देर तक गहन चर्चा की। नीले ड्रैगन वध करने वाली शैतानी तलवार किसने बनाई थी? किंवदंती के अनुसार ड्रैगन वध 7 कत्ल करने वाली तलवार ड्रैगन वध दिव्य मार्शल कौशल का हिस्सा थी और इसे एक ड्रैगन ने बनाया था। बेशक, ड्रैगन रक्त दान भी केवल एक ड्रैगन के साथ समन्वय करके ही बनाया जा सकता था। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले इसे ले लो, फिर हम बात करेंगे, सू मेयाओ ने आग्रह किया। जब चेन जियांग ने ड्रैगन ब्लड डैन को अपने हाथ में लिया तो उसे उसमें से एक अजीब सी जलन महसूस हुई, जिससे वह थोड़ा डर गया। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि अगर उसने इस डैन को निगल लिया तो उसे जरूर बहुत दर्द होगा। चेन जियांग ने अपने कपड़े उतारे और एक ही झटके में ड्रैगन ब्लड डैन को निगल लिया। जैसे ही वह उसके गले में पहुंचा, अचानक एक तीव्र गर्मी उत्पन्न हुई और पलक झपकते ही ड्रैगन ब्लड डैन पिघल गया, जिससे चेन जियांग को ऐसा लगा जैसे उसने शुद्ध लावा निगल लिया हो। तरल रूप में परिवर्तित ड्रैगन ब्लड डैन उसके पेट में पहुंचा, जिससे तुरंत एक जोरदार विस्फोट हुआ, मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। उसी क्षण उसके चारों अंगों और कई हड्डियों में असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई, जिससे चेन जियांग का पूरा शरीर तीव्र ऐंठन से भर गया और वह एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख के साथ चिल्ला उठा। कुछ ही सेकंड में चेन जियांग का पूरा शरीर काले खून से लथपथ हो गया। वह बेहद गंदा लग रहा था। उसकी मांसपेशियां भी फूल गई थीं और उसके शरीर की हड्डियां मानो भट्टी में जल रही हों। इन सब के अलावा उसकी नाड़ियां ऐसे उभरी हुई थीं मानो फट जाएंगी। इसके प्रभाव तो बेहद आश्चर्यजनक हैं। रुको, सू मेयाओ ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, मरना मत। बाई यूयू भी चौंक गई।
हालांकि उसने हमेशा की तरह ठंडे लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। ये प्रक्रिया 3 घंटे से भी ज्यादा चली। चेन जियांग को लगा जैसे उसके शरीर की हर चीज बार बार भट्टी में तप रही हो। उसके रोमछिद्रों से खून की अशुद्धियां बाहर निकल रही थीं और एक दुर्गंध फैल रही थी। हाँ, वह अंततः अमर शैतान शरीर के पहले स्तर में प्रवेश कर गया है। सू मेयाओ ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, जब तक वह इस दहलीज को पार कर लेता है, भविष्य में उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस समय चेन जियांग बहुत गंदा था। उसने तुरंत अपने शरीर के भीतर की वास्तविक ऊर्जा को उत्तेजित किया और उसे साफ पानी में परिवर्तित कर अपने शरीर से मैल धो डाला। पहला स्तर, कुल कितने स्तर हैं? मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ? चेन जियांग ने अपना शरीर धोते हुए शरारती हंसी के साथ कहा, बहन मियाओ, आओ और दूसरों को धोने में मदद करो। अभी कुछ देर पहले तो मैं लगभग मर ही गया था। छोटे बदमाश, अच्छी कोशिश है। अगर कोई और जगह होती तो मैं शायद इसके बारे में सोचती, लेकिन यहाँ तो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट है और यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी पोल न खुल जाए। सू मेयाओ ने हल्की हंसी के साथ अपनी मनमोहक आवाज में कहा, एक वयस्क व्यक्ति को नहाने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है, ये तो हद ही है। बाई यूयू ने ठंडे लहजे में कहा, अमर शैतान शरीर के कुल 9981 स्तर हैं और पहले स्तर से नीचे ही आप ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी ताकत को 30% तक बढ़ा सकती है। अगर आप अभी सिर्फ शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके लिए किसी साधारण 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराना मुश्किल नहीं है। TLN 9 स्तर और 9 उपस्तर, कुल 81 स्तर। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट केवल अपनी वास्तविक ऊर्जा का संवर्धन करते हैं और कभी कभार ही अपने शरीर का व्यायाम करते हैं। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उनकी वास्तविक ऊर्जा उनके शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन अब आपका शरीर आपकी वास्तविक ऊर्जा के समान स्तर तक पहुँचने में सक्षम है। भीतर और बाहर दोनों ओर यह अत्यंत समरूप है, जिससे आपको एक बहुत ही ठोस आधार प्राप्त होता है। सू मेयाओ ने धीरे धीरे कहा, नश्वर मार्शल वर्ल्ड के शिखर पर मौजूद व्यक्ति अमर शैतानी शरीर के ज्यादा से ज्यादा 20वें स्तर तक ही पहुंचा था और अब आप सिर्फ पहले स्तर पर हैं। आपको क्या लगता है कि आपका शुरुआती बिंदु कितना ऊंचा है? बाई यूयू ने कहा, और वह चेन जियांग की नींव के इस स्तर को लेकर बहुत संतुष्ट थी। कम से कम चेन जियांग ने उसके द्वारा दी गई चरम यिन दिव्य शिरा का अपमान तो नहीं किया था। चेन जियांग ने गहरी सांस ली, अपनी हथेलियों को देखा और इस समय वह अपने शरीर के अंदर की ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दो बहनों, तुम अमर शैतान शरीर में कितने स्तरों तक पहुंच चुकी हो? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें नहीं बताऊंगी। सू मेयाओ शरारत से मुस्कुराई और जाहिर है कि वह चेन जियांग से यह बात छिपाना चाहती थी। चेन जियांग इस बात को साफ समझ सकता था और वह जानता था कि इन दो खूबसूरत लड़कियों की उत्पत्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। चरम मार्शल संप्रदायों के मूल रूप से 3000 मार्शल प्रांगणों की संख्या पहले ही बढ़ाकर 5000 कर दी गई थी। इसके साथ ही आंतरिक संप्रदाय के मार्शल प्रांगणों की संख्या भी 329 से बढ़ाकर 500 कर दी गई थी और केवल 15 सच्चे शिष्य प्रांगण ही अपरिवर्तित रहे। इसका कारण ये था कि उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अभी भी पर्याप्त लोग नहीं थे और भले ही अद्वितीय मार्शल संप्रदाय को शामिल कर लिया गया होता, सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बहुत कम थी और यही कारण था कि उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की संख्या कितनी कम थी और चेन जियांग के अनुमान के अनुसार चरम मार्शल संप्रदाय में केवल 200 सच्चे शिष्य थे। अमर शैतान शरीर का प्रथम स्तर तक अभ्यास। इसका मतलब था कि चेन जियांग की ताकत भी काफी बढ़ गई थी और इस समय वह भी सैन्य प्रांगणों में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था। 500। उन्होंने इतनी जल्दी नंबर बदल दिया। मार्शल प्रांगण के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा चेन जियांग कुछ अवाक रह गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वे और भी पीछे थे। युन शियादाओ और झू रोंग दोनों यहाँ थे और वे जानते थे कि चेन जियांग नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश कर चुका है। अब मार्शल प्रांगणों में थोड़ा आगे बढ़ने और थोड़ा और प्रभावशाली दिखने का समय आ गया था। चेन जियांग को ताजगी से आते देख युन शियादाओ आकाश की ओर बढ़ते एक तीर की तरह उछल पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियों पर अग्नि और बिजली की सच्ची क्यूई को इकट्ठा किया और मुक्का मारा और एक ही समय में एक झुलसा देने वाली गर्मी और बिजली फट गई, एक के बाद एक हिंसक रूप से फट गई, जो चेन जियांग की ओर भयंकर रूप से टूट पड़ी। चेन जियांग ने तुरंत अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक हाथ से युन शियादाओ की मुट्ठी पकड़ ली, जिसमें से हिंसक ट्रू क्यूई निकल रही थी और उसी क्षण मुट्ठी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। हालांकि चेन जियांग पहले जैसा ही था और अभी भी युन शियादाओ की मुट्ठी कसकर पकड़े हुए शांत भाव से शक्तिशाली रूप से खड़ा था। इस समय युन शियादाओ को बस अपनी मुट्ठी वहां गहराई तक धंसी हुई महसूस हुई और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह स्तब्ध था। अभी कुछ देर पहले ही चेन जियांग ने अपनी सच्ची क्यूई का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया था और बस उसकी मुट्ठियों को झेला था। हालांकि उसने खुद अपनी सच्ची क्यूई का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन चेन जियांग का सहज भाव ऐसा था मानो उसकी यह मुट्ठी किसी बदमाश की मुट्ठी जैसी हो। बड़े भाई चेन, आप, युन शियादाओ ने चौंकते हुए कहा, क्या ये केवल शारीरिक शक्ति है? लगभग। इस शरीर को संयमित करने के लिए मुझे बहुत कष्ट सहने पड़े। चेन जियांग ने युन शियादाओ की मुट्ठी ढीली की और हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसने यह बात यूं ही कही थी, लेकिन युन शियादाओ और झू रोंग दोनों के दिलों में वे शब्द समुद्र की प्रचंड लहरों जैसे थे।
युन शियादाओ अपेक्षाकृत दुबला पतला था, जबकि झू रोंग काफी मोटा था और एक नज़र में ही पता चल जाता था कि दोनों ने अपने शरीर पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें अपने शरीर को मजबूत बनाना है तो उन्हें तरह तरह की तकलीफें झेलनी पड़ेंगी और शायद वे इतनी मेहनत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज चेन जियांग अपने शरीर से ही इतनी शक्ति छोड़ सकता था। ये देखा जा सकता था कि चेन जियांग ने अपने शरीर को संयमित करने के लिए बहुत मेहनत की थी, जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति झेल नहीं सकता था। मैं अब जाकर एक मार्शल कोर्ट चुनूंगा, चेन जियांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। युन शियादाओ ने भावुक होकर गहरी सांस ली। बड़े भाई चेन, क्या हमारी वर्तमान ताकत के साथ हम मार्शल कोर्ट को चुनौती देने में सक्षम नहीं हो सकते? यदि वे मार्शल प्रांगणों की रैंकिंग में ऊपर जाना चाहते थे तो उन्हें उच्च रैंकिंग वाले प्रांगण को चुनौती देनी थी, और यह कोई व्यक्तिगत चुनौती नहीं थी बल्कि एक मार्शल प्रांगण द्वारा दूसरे मार्शल प्रांगण को युद्ध में चुनौती देना था। किसी भी मार्शल कोर्टयार्ड की रैंकिंग जितनी आगे बढ़ेगी उसे उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। बेशक संप्रदाय के व्यवस्थित मिशन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे और वे सभी निश्चित रूप से खतरनाक होने वाले थे। अध्याय 0106 प्रथम श्रेणी का आंतरिक प्रांगण। अध्याय 106 प्रथम श्रेणी का आंतरिक प्रांगण। दूसरे मार्शल कोर्ट को चुनौती देने के लिए एक आकर्षक दांव लगाना जरूरी है, वरना दूसरा पक्ष चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। ये चुनौती एक जुए जैसी ही थी। युन शियादाओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और झू रोंग की ओर देखा। लाओ जू, आपके अनुसार कौन सा आंतरिक मार्शल प्रांगण हमारे लिए चुनौती देने के लिए अच्छा है? हालांकि झू रोंग एक चरम मार्शल संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन उसे एक व्यापारी माना जा सकता था। युन शियादाओ को यकीन था कि उसे पता होना चाहिए कि किस मार्शल प्रांगण को चुनौती देना अपेक्षाकृत आसान है। झू रोंग थोड़ा मुस्कुराया। अब क्या तुम्हें मेरी उपयोगिता पता चली? हे, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब जब मैं हम तीनों की ताकत का विश्लेषण करता हूँ तो 400वें मार्शल कोर्टयार्ड के खिलाफ जीतना मुश्किल नहीं होगा और हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि 350वां मार्शल कोर्टयार्ड। युन शियादाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, ये तो बहुत पीछे है। आप सब 200वें मार्शल कोर्टयार्ड के बारे में क्या सोचते हैं? यदि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का पियरलेस मार्शल सेक्ट के साथ विलय नहीं हुआ होता तो वे अब 329वें स्थान पर होते। झू रोंग ने चेन जियांग की ओर देखा और कहा, चेन जियांग, हमें अब धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम मार्शल कोर्टयार्ड चुनौती में हार गए तो हम बहुत बड़ी हार जाएंगे। चुनौती के लिए हम जो भी दांव लगाएंगे मैं उसका भुगतान करूंगा, तो कोई बात नहीं। चलो 200वें मार्शल कोर्टयार्ड को चुनौती देते हैं। युन शियादाओ ने अपनी छाती थपथपाई, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। चेन जियांग अचानक मुस्कुराया और कहा, पूर्व के बारे में इसे मेरे पास छोड़ दो और सिर्फ 200वें मार्शल कोर्टयार्ड के बारे में। जियादाओ, आप अभी भी मुझे नीची नजर से देखते हैं। 16वें के बारे में क्या ख्याल है? क्या बड़े भाई चेन, मजाक मत करो। युन शियादाओ ने उसका हाथ मिलाते हुए कहा। झू रोंग को भी लगा कि वह मजाक कर रहा है। चेन जियांग, 16वां मार्शल प्रांगण प्रथम श्रेणी का आंतरिक प्रांगण है और इसके अंदर के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सबसे शक्तिशाली हैं। इसके अलावा उनमें से 10 भी हैं। चेन जियांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, 10? ये तो मेरी सामान्य कल्पना से कहीं अधिक है। अगर मैं शर्त के लिए 5 धातु आत्मा फल का इस्तेमाल करूं तो क्या आपको लगता है कि वे चुनौती स्वीकार करेंगे? इस समय युन शियादाओ और झू रोंग को एहसास हुआ कि चेन जियांग मजाक नहीं कह रहा था। जब चेन जियांग नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे तब उनकी शक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर के लोगों के बराबर थी और यह भीतरी प्रांगण के प्रथम श्रेणी के शिष्य की शक्ति के समतुल्य थी। लेकिन अब चेन जियांग नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे। जाहिर है उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन किस स्तर तक? जब युन शियादाओ और झू रोंग ने इस बिंदु के बारे में सोचा तो उनका पूरा शरीर रोंगटे खड़े होने से नहीं बच सका, क्योंकि यह बहुत भयावह था। तुम्हारी हिम्मत है या नहीं जाने की? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मैं खुद जा सकता हूँ और उस समय तुम भी उस सैन्य प्रांगण में रह सकते हो, चेन जियांग ने कहा। और 10 के मुकाबले 1, वह अभी भी बहुत आश्वस्त था। मुझे नीची नजर से मत देखो। हालांकि मुझे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब से मैं भीतरी प्रांगण में आया हूँ, लेकिन अगर मैंने पूरी कोशिश की है तो पहले स्थान पर रहने वाले भीतरी प्रांगण के उन लोगों की भी कोई गिनती नहीं है। युन शियादाओ ने दांत पीसते हुए बेरहमी से कहा, वे लोग और मैं लड़ने वाले हैं, चलो। चेन जियांग और युन शियादाओ दोनों झू रोंग को देख रहे थे, क्योंकि उनकी धारणा में झू रोंग एक तुच्छ और डरपोक मोटा आदमी था और उसमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। उनकी तिरस्कार भरी निगाहों से खुद को घूरते देख झू रोंग के दिल में आग सी भड़क उठी और उसने जोर से कहा, तुम दोनों कमीनों, क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? सुन लो, मेरे पिता का ये रूप रंग तो बस दूसरों को भ्रमित करने के लिए है और मेरी असली ताकत तो बहुत चौंकाने वाली है। क्या तुम सिर्फ प्रथम श्रेणी के भीतरी आंगन के उन लोगों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे? मैं क्यों न करूं? पिताजी तो बहुत पहले से यही करना चाहते थे। हाँ, इस मरे हुए मोटे आदमी का चेहरा देखकर तो लगता है वो लोग डर के मारे पैंट गीली कर देंगे। युन शियादाओ हंसते हुए बोली, बकवास मत करो, चलो अब चलें। झू रोंग ने थूकते हुए कहा। चेन जियांग भी जोर से हंसा और फिर आगे बढ़कर 16वें मार्शल प्रांगण की ओर चल पड़ा। चरम मार्शल संप्रदाय की गलियों में ऊंची वध चीलिए 3 लोग चल रहे थे। बीच में एक हृष्ट पुष्ट और सुंदर युवक था और उसके दोनों ओर एक दुबला पतला किशोर और एक गोल मटोल सा लड़का था। उनकी उम्र देखकर लगता था कि वे सभी 20 साल से कम उम्र के थे, लेकिन उस समय वध ची उनसे ऊपर उठ रही थी
और उनकी आंखें पूरी तरह से आक्रामक थीं। उन्हें देखकर आसपास के लोग उनके लिए रास्ता बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। लगता है वह आदमी चेन जियांग है। यही वह आदमी है जिसने फैंग लियांग को सिर्फ एक ही वार से अपंग बना दिया था और वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आया है। यही वह भी है जिसने एक सच्चे मार्शल दायरे के कीमियागर को अपना प्रशिक्षु बनाया था और इस साल की कीमिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा वह एल्डर डैन की आंखों में कांटा भी है। एक आदमी फुसफुसाया। क्योंकि चेन जियांग ने इन 10 दिनों में कुछ भी नहीं किया, इसलिए पियरलेस मार्शल सेक्ट के एकीकरण के बाद पियरलेस मार्शल सेक्ट के शिष्यों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन अब चेन जियांग के विभिन्न कार्यों के बारे में सुनने के बाद वे भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मोटे, तुम्हारी क्या योजना है? इसी समय लंबी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां पहुंचा और यह आदमी हाओ डोंगकिंग था, जो सच्चे मार्शल आर्ट का एक कुशल योद्धा था। चेन जियांग जब चरम मार्शल संप्रदाय में पहुंचा तो उसे उससे थोड़ी मदद मिली थी। लाओ जियू, हम प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण को चुनौती देना चाहते हैं। क्या तुम आकर देखना चाहोगे? ज्यू रोंग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा और उसके शब्दों ने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। 3 लोग प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण को चुनौती देना चाहते थे। इससे सभी को लगा कि चेन जियांग और बाकी 2 लोग मूर्ख हैं, जो वास्तव में ऐसा पागलपन भरा काम करना चाहते हैं। होंग डोंगकिंग भी आश्चर्यचकित था, लेकिन जब उसने चेन जियांग के दृढ़ निश्चयी शिष्यों की जोड़ी को देखा तो वह मंद मंद मुस्कुराया। तुम मोटे को एक अच्छा दोस्त मिल गया, आखिरकार अपमानजनक चीजें करने में सक्षम। ऐसी अच्छी चीज का प्रचार करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं साथी प्रशिक्षुओं के पास जाऊंगा और उन्हें इसे एक साथ देखने के लिए कहूंगा, जबकि सुविधानुसार थोड़ा जुआ भी खेलेंगे। हाओ डोंगकिंग चले गए और उनके आसपास के सभी लोग भी चले गए, क्योंकि ये 3 बेवकूफ प्रथम रैंक वाले इनर कोर्टयार्ड को चुनौती देना चाहते थे और इतना अच्छा शो था कि वे स्पष्ट रूप से इसे अपने दोस्तों के साथ देखना चाहते थे। प्रथम श्रेणी का आंतरिक प्रांगण, वह 16वां मार्शल प्रांगण था और सच्चे शिष्य के मार्शल प्रांगण से केवल 1 श्रेणी का अंतर था, लेकिन स्थान बहुत अलग था। अब 1 से 15वीं श्रेणी के मार्शल प्रांगण को रहस्यमय क्षेत्र के अंदर ले जाया गया है और सभी शिष्यों ने समृद्ध आत्मा क्यूई का आनंद लिया। रहस्यमय क्षेत्र के बाहर केवल 16वें रैंक से ऊपर के मार्शल प्रांगण ही वहां स्थित थे। 16वां मार्शल प्रांगण काफी विशाल था और यह मूल रूप से पहला मार्शल प्रांगण था, जो एक हवेली जैसा दिखता था। इसके मध्य में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट मैदान था जो इस समय लोगों से भरा हुआ था। जो लोग दूसरों को रस्सी से बांध रहे थे वे सभी इस मार्शल प्रांगण के शिष्य थे और बाकी सभी या तो बाह्य संप्रदाय के शिष्य थे या आंतरिक संप्रदाय के शिष्य। वाह, यहाँ तो गार्ड भी हैं, उस विशाल द्वार पर खड़े यून शियादाओ ने कहा और अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। विशाल चौक में हजारों लोगों को देखकर वह खेद व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। क्या ये कोई सैन्य प्रांगण नहीं है? ये तो बस सैनिकों को प्रशिक्षित करने वाला एक छोटा सा शहर था। ये प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण का सबसे सम्मोहक स्थान था और चरम मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग शिष्यों द्वारा गिरोह बनाने का विरोध नहीं करते थे जब तक कि उन्होंने किसी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया हो, इसलिए उन्हें गिरोह बनाने की अनुमति थी। हमें बस यह नेमप्लेट चाहिए। ज्यू रोंग ने प्रवेश द्वार के पास लगी एक नेमप्लेट की ओर इशारा किया और कहा कि अगर वे चुनौती जीत गए तो वे इस नंबर प्लेट को अपने आंगन के सामने लगा सकेंगे और उन्हें बहुत लाभ होगा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली, आवाजों को बीच में रोका और कहा, 500वां मार्शल कोर्टयार्ड आपके कोर्टयार्ड को चुनौती देने आया है और दांव पर 5 मेटल स्पिरिट फ्रूट्स हैं। अगर आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो कृपया चर्चा के लिए जल्दी से बाहर आएं। शोरगुल से भरा 16वां मार्शल प्रांगण अचानक शांत हो गया और चेन जियांग ने अपनी जोरदार सच्ची क्यूई का उपयोग करके अपनी आवाज निकाली, जिससे यह मार्शल प्रांगण के हर कोने में फैल गई, जिससे हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सका। लेकिन अंदर बैठे लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है, क्योंकि चुनौती 500वें मार्शल कोर्टयार्ड से आई थी और यह जानना जरूरी है कि आमतौर पर चुनौती देने आए मार्शल कोर्टयार्ड 50वें रैंक से नीचे के होते थे, लेकिन वे मेटल स्पिरिट फ्रूट्स वाकई बहुत आकर्षक थे। अध्याय 0107 चुनौती स्थगित। अध्याय 107 चुनौती स्थगित। 16वें मार्शल प्रांगण के बाहर बहुत से लोग जमा थे। उन सभी ने समाचार सुना था और जल्दी से एक अच्छा शो देखने के लिए आ गए थे। एक नाजुक और सुंदर दिखने वाला आदमी बाहर आया। जैसे ही गोरे चिट्टे सुंदर लड़के ने खुद को दिखाया, चेन जियांग ने कई लड़कियों को उसके पीछे चिल्लाते हुए सुना, यह मो युवन मो यू में है, 10 सबसे खूबसूरत पुरुषों की सूची में सबसे ऊपर। आखिरकार मैं उससे मिल ही गई। एक लड़की चीखी। मो युवन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और वह बेहद आकर्षक था। वास्तव में ये कई महिलाओं के लिए घातक थी, क्योंकि वह एक सौम्य और परिष्कृत विद्वान जैसा दिखता था। हालांकि वह प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण का शिष्य था, फिर भी वह घमंडी नहीं था। तभी मो युवन के पीछे एक आदमी दिखाई दिया। जब उसने दूसरों को देखा तो उसकी आंखें जरूर सिकुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर गर्व का भाव था, जिससे कई दर्शकों में उसे पीटने का आवेग पैदा हो रहा था। टेढ़ी आंखों वाला सांप, यून शियादाओ ने हैरानी से चिल्लाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी सचमुच प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण से ताल्लुक रखता है। साफ सुनो, मेरा नाम जू वेलोंग सू वेलोंग है, मुझे ऐसा मत कहो, वह आदमी चिल्लाया। मो युवन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आपको चेन जियांग होना चाहिए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने सोचा था कि देर सबेर आपसे मुलाकात हो ही जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। हम आपकी चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हैं, बेझिझक समय चुनें। मो युवन ने सभी पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला,
इसलिए चेन जियांग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आज अच्छा है। झू रोंग ने कहा, चलिए चुनौती के नियमों पर चर्चा करते हैं। आखिर हमारे पास सिर्फ 3 लोग ही तो हैं। मो युवन हंसे और बोले, तब तो तुम्हें थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि हमारे 10 लोग हैं जिन्होंने इस मार्शल कोर्टयार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा की और अंततः जीत हासिल की। इसलिए जब भी कोई हमें चुनौती देने आएगा तो जाहिर है कि सभी 10 लोग उसे चुनौती देंगे। जीतने के लिए तुम तीनों को हम सभी को हराना होगा। यह आमने सामने की लड़ाई होगी और जो हारेगा वह दोबारा नहीं लड़ सकेगा। मो युवन का स्वभाव उत्कृष्ट था और उसने 3 लोगों के होने मात्र से ही विरोधी पक्ष को नीचा नहीं समझा। इसके अलावा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और जीतने के लिए उसे ऐसा करना ही था। अधिकाधिक लोग आते रहे। प्रथम श्रेणी का भीतरी प्रांगण, चाहे अंदर हो या बाहर, अन्य शिष्यों से भर गया था। दसियों हजार से भी अधिक शिष्य थे और वे सभी प्रवेश द्वार पर चल रही चर्चा को देख रहे थे। उनके लिए ये चर्चा का एक बड़ा विषय था। साथ ही नवगठित पियरलेस मार्शल सेक्ट के शिष्यों के लिए भी यह चरम मार्शल सेक्ट के प्रथम श्रेणी के भीतरी प्रांगण की शक्ति को देखने का एक शानदार अवसर था। 1 दर्जन से अधिक सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार भी आए थे, लेकिन कई शिष्यों ने अभी तक उन्हें पहचाना नहीं था। इन सभी लोगों को हाओ डोंकिंग ने मस्ती में शामिल होने के लिए बुलाया था। 3 बनाम 10, यह वाकई बहुत नुकसानदेह था। कई लोगों को लगा कि यह जीतना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आखिरकार वे प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण के शिष्यों से लड़ रहे थे। वे सभी सच्चे युद्ध क्षेत्र के आधे रास्ते पर थे और उनकी ताकत अथाह थी। हालांकि चेन जियांग अपने आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन के दौरान एक चमकदार चमक में खिल गया था, फिर भी कोई भी उसके बारे में इतना आशावादी नहीं था। यूं शियादाओ ज्यादा बच्चे जैसा दिखता था, जबकि झू रोंग, इस तरह का मोटा आदमी, एक बहुत अच्छा गुंडा लगता था। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, चेन जियांग ने कहा। आते आते उन्हें इन नियमों के बारे में पता चल चुका था। अच्छा, अब शुरू करते हैं। जैसे ही मो युवन अपनी बात पूरी करने वाला था, दूर से एक आवाज आई, रुको, मुझे चेन जियांग से कुछ पूछना है। अगर इसकी पुष्टि हो गई तो प्रतियोगिता नहीं होगी। सफेद भौहों वाला एक गंजा बूढ़ा आदमी अचानक चेन जियांग के समूह के सामने आ गया। यह वू काइमिंग था। अभी कुछ क्षण पहले उनकी आवाज बहुत गंभीर लग रही थी। जब सभी ने उनकी आवाज सुनी तो उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि एक बड़ी घटना घटित हो चुकी है। इसके अलावा एल्डर वू अभी बहुत गरिमामी लग रहे थे। चेन जियांग, जब आप स्वर्गीय ड्रैगन खजाने की जांच करने गए थे तो क्या आपने 10 जानवर मार्शल संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों को मार डाला था? वू कैमिंग ने गौर से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ। चेन जियांग सचमुच मन ही मन हैरान था। वह जानता था कि ये बातें अंततः वापस आएंगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इसके परिणाम इतने गंभीर होंगे। आखिरकार गलती तो बीस्ट मार्शल संप्रदाय की थी। जब वू काइमिंग प्रकट हुए तो भीड़ शांत हो चुकी थी। ये जानकारी सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। चेन जियांग ने वास्तव में एक अन्य संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला था और वे 10 थे। यह मामला बहुत गंभीर था। वू कैमिंग ने अपना सिर हिलाया और पूछा, तो क्या ये सच है कि आपने रहस्यमय क्षेत्र में जानवर मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों में से एक को भी मार डाला था? ये शब्द निकलते ही मानो सबके मन में विस्फोट हो गया। उनके विचार शून्य हो गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए और सब चेन जियांग को घूरने लगे। उन्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि चेन जियांग ने एक सच्चे शिष्य को मार डाला था। वह सच्चे मार्शल क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार था। क्या चेन जियांग ने सच्चे मार्शल क्षेत्र के बराबर ताकत हासिल कर ली थी? ये कैसे संभव था? वह तो सिर्फ 17 साल का था। चेन जियांग शांत दिख रहा था और उसने जवाब में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने उसके घायल होने का फायदा उठाया और उसे मार डाला, वरना वह मुझे मार देती। मेरे ऐसा करने में क्या गलती है? क्या सभी चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को स्वेच्छा से बीस्ट मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों द्वारा वध करवा देना चाहिए? सभी ने गहरी सांस ली। चेन जियांग ने दूसरे पक्ष का फायदा सिर्फ तब उठाया जब वे उस पर हमला करने के बाद कमजोर हो गए थे। उसके शब्दों से पता चल रहा था कि चेन जियांग अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी वे बेहद सदमे में थे। दूसरे संप्रदाय के सच्चे शिष्य की हत्या एक बेहद गंभीर मामला था। अगर मैं होता तो मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए एक ही तलवार का इस्तेमाल करता, यून शियादाओ ने कहा। फिर भी वह मन ही मन चेन जियांग को दोषी ठहरा रहा था क्योंकि उसने उन्हें इस तरह की बात के बारे में नहीं बताया था। उन्हें मार देना ही अच्छा है। ये जानवर मार्शल संप्रदाय के लोग बहुत घमंडी हो गए हैं। पहले ही कह रहे हैं कि ये हमारे चरम मार्शल संप्रदाय से आगे निकल गए हैं। हाओ डोंकिंग ने मजाक उड़ाया, जबकि कई अन्य सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार समर्थन में चिल्ला रहे थे। उनमें से ज्यादातर हैरान थे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि सच्चे मार्शल क्षेत्र के लोग कितने ताकतवर होते हैं। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एक सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को नश्वर मार्शल क्षेत्र के एक छोटे से शैतान ने मार डाला था। चेन जियांग, मुझे तुम्हारे कृत्य के पीछे के कारण पता है और मुझे पूरा यकीन है कि यह झूठ नहीं था। मैं भी बहुत क्रोधित हूँ, लेकिन बीस्ट मार्शल संप्रदाय ने हमसे सबूत लाने की मांग की है। दुर्भाग्य से हमारे पास तुम्हारे किसी भी कृत्य का समर्थन करने के लिए वर्तमान में कोई सबूत नहीं है, वू कैमिंग ने कहा। और वह जानता था कि चेन जियांग ने बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को इसलिए मार डाला था क्योंकि वे चरम मार्शल प्रांत के नागरिकों को अपने राक्षसी जानवरों को खिला रहे थे। जब उसे ये पता चला तो वह बेहद क्रोधित हुआ और उसने तुरंत सभी शिष्यों को इकट्ठा करके बीस्ट मार्शल संप्रदाय से जबरदस्ती स्पष्टीकरण मांगा या उन सभी को नष्ट कर दिया। डीन और एल्डर डैन दोनों ही बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण के लिए गए हैं।
हमें उनके बाहर आने तक इंतजार करना होगा क्योंकि सिर्फ वही इस तरह का महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। मुझे पूरी स्थिति पर भी विचार करना है, इसलिए मुझे आपको हिरासत में लेना होगा, वू कैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने जवाब में सिर हिलाया। वह वू कैमिंग की बात अच्छी तरह समझ गया था। यह नजरबंदी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि पशु मार्शल संप्रदाय उन पर नजर रख रहा था और वू कैमिंग को ऐसा दीर्घकालिक दृष्टिकोण के कारण करना पड़ा क्योंकि उन्हें एल्डर डैन या डीन के बंद कमरे में साधना से बाहर आने का इंतजार करना था। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गए, लेकिन इतनी बेरहमी से शुरुआत करने के लिए तुम भी दोषी हो। तुमने उन सभी की लाशों को मांस के टुकड़ों में बदल दिया और तुम उन दर्जन भर और सच्चे मार्शल आर्टिस्टों को भी मारना चाहते थे जो हिलडुल नहीं सकते थे। सौभाग्य से तुम सफल नहीं हुए, वरना चरम मार्शल सेट पर कम से कम 2 अलग अलग संप्रदायों का घेरा पड़ जाता। वू काइमिंग ने विलाप किया। उसे मिली जानकारी से पता चला था कि उस समय चेन जियांग का इरादा जान से मारने का था। अगर उसे थोड़ा समय मिल जाता तो बाकी सच्चे मार्शल आर्टिस्ट भी शायद मांस के टुकड़ों में बदल जाते। इन शब्दों ने सभी को पहले से दुगनी उत्तेजना दी। चेन जियांग सिर्फ एक बार बाहर गया था, फिर भी उसने ऐसे जबरदस्त काम कर दिए थे। इस क्षण सभी को समझ आया कि चेन जियांग ने प्रथम श्रेणी के आंतरिक प्रांगण को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की। उसने सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का वध करने का साहस किया था, तो वह ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा। इतनी ताकत, इतना साहस, इन खूबियों ने सभी को विस्मित कर दिया और उसकी गहरी प्रशंसा की। जियादाओ, लाओजू, मेरे लौटने का इंतजार करो, चेन जियांग ने वू काइमिंग के साथ जाने से पहले यह वाक्य कहा। यून शियादाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मृत मोटा, जब वह वापस आएगा तो हमें उसे निराश करने की अनुमति नहीं है। झू रोंग हंसा और बोला, जाहिर है, इस बदमाश की हरकतें हमेशा बहुत ही भयानक होती हैं। सवाल ये है कि क्या हम भी उसके बाहर आने से पहले 1-2 ऐसी हरकतें कर सकते हैं, वरना हम दोनों मिलकर उसे शर्मिंदा कर देंगे। यून शियादाओ ने हंसते हुए कहा, मृत मोटे, तुम्हारा साहस बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। चलो। भीड़ छटने पर यून शियादाओ और झू रोंग वहां से चले गए। वे सभी प्रतियोगिता न देख पाने से बहुत निराश थे, लेकिन चेन शियांग जैसे दिग्गज खिलाड़ी को देखकर प्रसन्न भी थे। अध्याय 0108 हुआंग जितियान। अध्याय 108 हुआंग जितियान। हुआंग जिंटियान, मो युवन और जू वेलोंग दोनों के चेहरे पर कुछ गंभीरता आ गई। पहले की बात हो तो शायद वे चेन जियांग पर ध्यान ही न देते, लेकिन अब चेन जियांग ने बीस्ट मार्शल सेक्ट के 10 इनर सेक्ट शिष्यों और एक सच्चे शिष्य को मार डाला था, जिससे उन्हें पता चल गया था कि चेन जियांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ही सच्चा शिष्य घायल हो गया था, उसकी ताकत अभी भी बहुत थी, लेकिन अंततः चेन जियांग ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वू काइमिंग चेन जियांग को भीतर स्थित रहस्यमय क्षेत्र में ले गया और एक ऊंचे पहाड़ की गहराई की ओर चल पड़ा। बड़े वू, हम कहाँ जा रहे हैं? चेन जियांग ने पूछा। हम चरम मार्शल संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, जो बार बार अपराध करने वालों को कैद करने के लिए समर्पित है। ये स्थान चेनवू मुख्य भूमि के सभी प्रमुख संप्रदायों के धनी लोगों को ज्ञात है। चरम मार्शल संप्रदाय के किसी शिष्य द्वारा गंभीर पाप करने के बाद उसे यहाँ कैद करने से दूसरे संप्रदाय को बहुत संतुष्टि मिलती है। वू काइमिंग ने आह भरते हुए कहा, यहाँ कैद किए गए चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य की मृत्यु होने की पूरी संभावना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे संभाल लेंगे। चेन जियांग मन ही मन चौंक गया और उसने पूछा, आमतौर पर सब लोग कैसे मरते हैं? वे बुढ़ापे से मर जाते हैं या उनका मन पीड़ा सहन नहीं कर पाता? वू काइमिंग ने कहा, क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा, जब तक डीन आदेश न दे, वरना जो भी भागेगा उसे मरना ही होगा। इसलिए तुम्हें तब तक वहीं रहना होगा जब तक डीन अपनी बंद दरवाजे वाली ट्रेनिंग से बाहर न निकल जाए। वू कैमिंग की आंखों में डर के भाव थे। वह निषिद्ध भूमि चरम मार्शल संप्रदाय के संस्थापक के गुरु ने स्थापित की थी। उसमें एक विचित्र शक्ति है, और अगर मार्शल जगत के शिखर पर खड़ा पात्र भी वहां चला जाए तो पंख दिए जाने पर भी बच नहीं सकता। यहाँ सिर्फ चरम मार्शल संप्रदाय के लोगों को ही नहीं, बल्कि दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी बंदी बनाने का काम है, लेकिन वे सब मर चुके हैं। चेन जियांग की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में इतनी डरावनी जगह पर बंद हो जाएगा। आधे घंटे से भी कम समय बाद चेन जियांग, जो वू काइमिंग के पीछे चल रहा था, भाग रहा था। उसे कैद किया जाना था और हैरानी की बात ये थी कि उसे भी दूसरों के पीछे भागना था, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वे 100 झांग चौड़े एक अंधेरे सिंखोल के पास पहुंचे, जिसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। चेन जियांग ने एक तरफ झुककर देखा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया, लेकिन फिर भी सिंखोल के दूसरे सिरे को किसी भी तरह से टटोल नहीं सका। इसी के नीचे से तुम्हें जाना है, वू काइमिंग ने कहा। क्या मैं नहीं जा सकता? चेन जियांग के दिल में घबराहट दौड़ गई, क्योंकि नीचे जमा देने वाली ठंडी मृत्यु ऊर्जा भरी हुई थी। ये बहुत डरावना था और इसकी गहराई बहुत गहरी थी और दिखाई नहीं देती थी। वू काइमिंग शरारत से हंसा, नीचे जाओ। बोलने के बाद बिजली की तरह उसने चेन जियांग की गांठ पर लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया। बूढ़े गंजे, अपनी मां की। नीचे से चेन जियांग के विभिन्न घिनौने शाप आए। चेन जियांग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नीचे गिरने के बाद वह वास्तव में अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर पाएगा। वह वर्मिलियन बड फायर विंग को छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वह इस तरह नीचे गिर गया तो वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इस बदमाश की गालियां वाकई बहुत भद्दी हैं। खैर, नीचे जो कड़वाहट इसे खाने को मिलेगी उससे मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। आगे से मैं ऐसी हरकतें कम करूंगा, हर बार जब मुझे ये गालियां सहनी पड़ी हैं।
वू कैमिंग ने सिर हिलाते हुए आह भरी और चला गया। चेन जियांग काफी देर तक नीचे गिरता रहा। फिर उसे नीचे तेज रोशनी दिखाई दी जो कि लपटों का एक समूह था। जितना नीचे देखा उतना ही अंधेरा होता गया, लेकिन आग की रोशनी से हल्की सी रोशनी थी। चेन जियांग को चमकती लहरें दिखाई दे रही थी। नीचे पानी था। छपाक, चेन जियांग पानी में गिर गया और उसी क्षण उसने महसूस किया कि वह अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग कर सकता है। वह आग के उस ढेर को देखते हुए तेजी से पानी से बाहर तैरने लगा। चेन जियांग को आश्चर्य इस बात से हुआ कि उन लपटों के पास असल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बूढ़े के बाल कमर तक लंबे थे और ये सफेद बाल बिखरे हुए और गंदे भी थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं। बुढ़ापे का जरा भी नामोनिशान नहीं था। उसकी लंबी दाढ़ी साधारण लग रही थी और अगर वह खुद को साफ सुथरा रखे तो वह सचमुच किसी दिव्य ऋषि जैसा लगेगा। बेटे, कुछ तो बोलो। बूढ़े आदमी ने अपनी चमकती आंखों से चेन जियांग की ओर देखा। इस समय चेन जियांग सतर्क हो गया ताकि उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा हमला न किया जा सके। नमस्ते मिस्टर, चेन जियांग ने कहा। उसे पहले से ही पता था कि यह चरम मार्शल संप्रदाय की निषिद्ध भूमि है, जो बार बार अपराध करने वालों को हिरासत में रखने के लिए विशेष है और उन्हें यहाँ तब तक रखा जाता था जब तक वे बुढ़ापे में मर नहीं जाते। वह बूढ़ा आदमी अचानक हंसने लगा और तेजी से चेन जियांग के पास पहुंचा। वह बहुत तेज था और चेन जियांग के पास भागने का समय ही नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसके शरीर में एक अनोखी शक्ति प्रवाहित हुई और उसने जल्दी से ताई ची दिव्य व्यायाम भी कर दिया। चेन जियांग को ये जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि इस बूढ़े व्यक्ति ने उसके दांतियान की स्थिति के बारे में भी पूछताछ की, जबकि यह चेन जियांग के सबसे गोपनीय रहस्यों में से एक था। ये यिन और यांग दिव्य शिरा निकला। बेजोड़ प्रतिभा, बेजोड़ प्रतिभा। भगवान, आपने आखिरकार एक महान काम किया और आखिरकार किसी को मेरा उत्तराधिकारी बना दिया। हा, वह बूढ़ा आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। बूढ़ा आदमी जल्दी से हंसने लगा, पर उतनी ही जल्दी रुक भी गया। अगले ही पल वह गंभीर हो गया और बोला, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ, जल्दी से मुझे अपना गुरु बना लो। चेन जियांग मन ही मन स्तब्ध था, क्योंकि उसकी यिन और यांग दिव्य शिराओं की बात इस पागल बूढ़े को पता चल गई थी। वह इस पागल बूढ़े की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक शिक्षक के रूप में सम्मान दूं? चेन जियांग ने होंठ भींचते हुए कहा, और वह जानता था कि यह बूढ़ा आदमी बहुत ही भयानक है। पहले जब उसने उसे पकड़ा था तो अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वह जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाया था। बूढ़े ने अपने बाल ठीक किए, मुस्कुराया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी थोड़ी सी ताकत के बावजूद तुम सचमुच यहाँ फेंके जाओगे। बताओ, तुमने बाहर क्या घिनौना काम किया? इस बूढ़े व्यक्ति ने अप्रत्याशित रूप से, चाहे कुछ भी हो, स्वयं को चेन जियांग का शिक्षक मानना जारी रखा। मैंने एक सच्चे शिष्य और पशु मार्शल संप्रदाय के 10 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला। चेन जियांग ने सच्चाई से कहा और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हें यहाँ बहुत समय तक रहना चाहिए था। चेन जियांग की बातें सुनकर वह बूढ़ा आदमी एक बार फिर बेतहाशा और पागलों की तरह हंसने लगा, साथ ही जमीन पर थप्पड़ मारने और लौटने लगा। ये तो बस ईश्वर की इच्छा है। तुमने एक पशु युद्ध संप्रदाय के सच्चे शिष्य को मार डाला और मैंने पशु युद्ध संप्रदाय के अधिपति को। तुम्हें मुझे अपना गुरु अवश्य बनाना चाहिए और मैं तुम्हें एक शक्तिशाली युद्ध कौशल सिखाऊंगा। वह बूढ़ा हंसा और बोला। चेन जियांग एक पल के लिए डर गया। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा आदमी जानवर मार्शल संप्रदाय के डीन को मार देगा, लेकिन उसने इस बूढ़े आदमी के शब्दों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं किया। छोटे शैतान, मेरी बातों पर शक मत करना। मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का 13वीं पीढ़ी का डीन हुआंग जितियान हूँ। वैसे अब डीन कौन सी पीढ़ी का है? हुआंग जितियान ने पूछा। चेन जियांग एक बार फिर एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने हुआंग जितियान का नाम जरूर सुना था। वह पूर्व डीन से पहले डीन था। बहुत समय पहले उसने एक गंभीर अपराध किया था और फिर खुद ही निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर गया। चेन जियांग ने पहले चरम मार्शल संप्रदाय की पुस्तकों और अभिलेखों में ये देखा था। उसने वास्तव में इस आदमी से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। वर्तमान डीन गु डोंगचेन गु डांगचे 15वीं पीढ़ी के हैं। इस समय वह अपने सामने बैठे इस बूढ़े पागल व्यक्ति के प्रति भी बहुत सम्मान से देख रहा था। आखिरकार ये बूढ़ा व्यक्ति भी कभी डीन था, लेकिन उसने भी बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन को मार डाला था। हे, वह छोटा सा पंखदार सिर वाला मेरा प्रशिक्षु पोता है। वह अनाम छोटी बच्ची मेरी दूसरी प्रशिक्षु पोती है और वह छोटा गंजा मेरा तीसरा प्रशिक्षु पोता है। वे सब ठीक हैं। हुआंग जितियान हंसा और बोला। उसकी मुस्कान बहुत ही मिलनसार थी। चेन जियांग बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि चरम मार्शल संप्रदाय के 3 दिग्गज असल में हुआंग जितियान के प्रशिक्षु पोते होंगे। हुआंग जितियान का प्रशिक्षु उन 3 दिग्गजों का गुरु था। वह अनाम छोटी लड़की एल्डर डैन है, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का डैन किंग, और छोटा गंजा वू कैमिंग है, दोनों एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुझे उस बूढ़े गंजे ने लात मारकर गिराया था। चेन जियांग ने गुस्से से कहा। इस समय उसकी गांड में अभी भी दर्द हो रहा था। हुआंग जितियान हंसे और बोले, वे बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुझे अपना गुरु मानेंगे तो आगे चलकर वे आपके योद्धा भतीजे बन जाएंगे। आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए एक सच्चे शिष्य को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। आपके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से मेरा ड्रैगन वध दिव्य मार्शल अभ्यास सीख पाएंगे। चेन जियांग मन ही मन उत्साहित था। सोच रहा था कि उसे अपना गुरु बनाए या नहीं।
फिर उसने रिंग के अंदर सू मेयाओ और बाई यूयू से उनकी राय जानने के लिए पूछा। उसे अपना गुरु बना लो। तुम कुछ समय के लिए यहाँ रुकोगे ताकि तुम एक और ड्रैगन वध दिव्य मार्शल अभ्यास सीख सको। इसके अलावा इस वरिष्ठ पद के कारण तुम चरम मार्शल संप्रदाय में दूसरों के द्वारा दबाए नहीं जाओगे। सू मेयाओ ने कहा। हुआंग जितियान ने गर्व से कहा, मैं हुआंग जितियान ने केवल एक प्रशिक्षु लिया है और वह चरम मार्शल संप्रदाय का 14वीं पीढ़ी का डीन था और छात्र ने अपने शिक्षक को पीछे छोड़ दिया। अब वह स्वर्गीय मार्शल दुनिया में चत गया है और वह किंवदंतियों से अमर डोमेन है। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक गंभीर अपराध किया है, मैं पश्चाताप करने के लिए यहाँ रुका हूँ। चेन जियांग अपने दिल में आश्चर्यचकित था और गुस्से से घुटनों पर झुक गया। गुरुजी। चेन जियांग को सम्मान देते देख हुआंग जितियान ने उसकी ठुड्डी को छुआ और शरारत से मुस्कुराया। ये हुआंग जितियान बहुत ही उत्तम था और जब चेन जियांग को उसका प्रशिक्षु बनाया गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसे वास्तव में एक अनुबंध लिखना पड़ा। हर व्यक्ति एक कागज पर लिखता था, फिर उस पर खून गिराता था और साथ ही उसमें अपनी अनूठी सच्ची क्यूई भी डालता था। अध्याय 0109 ताई ची ड्रैगन को वश में करने का दिव्य अभ्यास। अध्याय 109 ताई ची ड्रैगन को वश में करने का दिव्य अभ्यास। बोझिल प्रशिक्षु और मास्टर अनुबंध पूरा होने के बाद दोनों पक्ष अपने अनुबंधों को बनाए रखेंगे, जिसका उपयोग ये साबित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्वेच्छा से मास्टर और प्रशिक्षु बने हैं। हे मेरे अच्छे शिष्य, अब मैं तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली ड्रैगन वध दिव्य मार्शल अभ्यास सिखाऊंगा। तुम्हें बस और ज्यादा पढ़ाई करनी है। भविष्य में तुम्हें अपने महान वरिष्ठ भाई की तलाश करनी होगी और उसे तुम्हारी देखभाल करने देना होगा। हुआंग जितियान हंसा और अपने बिखरे बालों को ठीक करने लगा। चेन जियांग भी शानदार ढंग से मुस्कुरा रहा था। गुरुजी, क्या भविष्य में आपके उन प्रशिक्षु पोते पोतियों को मुझे मार्शल अंकल कहना होगा? हुआंग जितियान ने कुछ सोचने के बाद चेन जियांग के सिर पर थपथपाया। तुम बदमाश हो, तुम अच्छे हो। शुरू से ही तुम्हारा यही लक्ष्य था। वरिष्ठता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें तुम्हें अपने योद्धा चाचा की तरह सम्मान देना ही होगा। वैसे तुम यह नहीं बता सकते कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं पागल हूँ। मैं जानता हूँ कि बाहर बहुत से लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे शिष्य हो तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। चेन जियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, मूल रूप से आप इस जगह को अपनी शरणस्थली के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हारा गुरु बहुत शक्तिशाली है जो इस जगह शरण लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं यहाँ पश्चाताप करने और नई शुरुआत करने आया हूँ, वरना मैं पहले ही उस घटिया अमर लोक में चला गया होता। हुआंग जितियान ने एक बार फिर चेन जियांग के सिर पर थपथपाया। अरे बदमाश, बाहर जाने के बाद यूं ही यह मत बताना कि तुम मेरे शिष्य हो, और हालांकि यह बहुत प्रतिष्ठित पद है, पर यह वाकई परेशानी का सबब बन सकता है। चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे, फुसफुसाया, यह क्या है? ये स्वीकार करना कि मैं तुम्हारा प्रशिक्षु हूँ, बिल्कुल एक छिपे हुए चूहे की तरह। बेटे, मेरी बात सुनो, तुम्हारे गुरु के यहाँ रहने का एक कारण तो भागना ही है, लेकिन पश्चाताप भी तो सच है। मैं यहाँ इसलिए छिपा हूँ ताकि वे मेरा ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल एक्सरसाइज न छीन लें। कई तरह के ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन उन सभी के 3, 6 या 9 लेवल होते हैं, और मेरा रैंक सबसे ऊंचा है। ये सारे घटिया अमर भी इसे पाना चाहते हैं। हुआंग जितियान ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग को अभी भी कुछ संदेह था। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पास भी ड्रैगन मार्शल तकनीक है। चेन जियांग हुआंग जितियान को ड्रैगन ऑरा तकनीक के बारे में बताना चाहता था, लेकिन हुआंग जितियान ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ड्रैगन ऑरा? मेरी नजर में इस तरह की ड्रैगन मार्शल तकनीकें घटिया किस्म की हैं और किसी बेकार छोटे ड्रैगन की ताकत का ही कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर पाती हैं। अगर अच्छी तरह से सीख ली जाए तो ये सचमुच शक्तिशाली ड्रैगन फोर्स है, जिससे आप एक वयस्क ड्रैगन को भी मार सकते हैं। ड्रैगन ऑरा सिर्फ ड्रैगन की सांस की क्यूई ऑरा का अनुकरण कर सकती है। बोलते हुए हुआंग जितियन ने अपनी हथेली फैलाई तो देखा कि उसकी हथेली से एक छोटी सी सफेद गेंद निकल रही है, लेकिन जैसे ही यह आभा प्रकट हुई, चेन जियांग ने तुरंत अपने ऊपर लाखों जिन का दबाव महसूस किया। वह तूफान के बीच में एक छोटी नाव की तरह था और पलक झपकते ही वह उस विशाल शक्ति के प्रभाव से दूर उड़ गया। चेन जियांग दीवार के दूसरी तरफ टकराया, लेकिन उसके शरीर पर पड़ रहे तेज दबाव की वजह से उसका शरीर फंस गया था, जिससे उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने एक चीख निकाली और साथ ही उसने देखा कि हुआंग जितियान की हथेली के आसपास का स्थान थोड़ा मुड़ने लगा था। यह अंतरिक्ष विकृति थी। हुआंग जितियान गर्व से मुस्कुराया और अपनी हथेली में सफेद आभा की छोटी सी गेंद को वापस खींच लिया। दूर चेन जियांग भी पानी में गिर गया, फिर धीरे धीरे तैरता हुआ आग के पास पहुंचा। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा शिक्षक कितना शक्तिशाली है, हुआंग जितियान ने जमीन पर पड़े चेन जियांग को देखकर हंसते हुए कहा। इस समय चेन जियांग के पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। वह जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था और उसकी जबान बिल्कुल बंद थी। वह मन ही मन बहुत डरा हुआ था और अपने गुरु की ताकत देखकर मन ही मन हैरान था। उसकी नज़र में वह एल्डर डैन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। सच्ची क्यूई की एक छोटी सी गेंद भी स्थानिक विकृति पैदा कर सकती थी। अगर उसकी सारी शक्ति मुक्त हो जाए तो क्या होगा? चेन जियांग ने ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, और यह शक्ति तो बस विनाशकारी थी। इस बूढ़े की शक्ति नश्वर जगत के सर्वोच्च शिखर को भी पार कर चुकी है। तुम्हारे गुरु तो पूरी तरह से अमर हैं। वे इस रहस्यमय लोक में इसलिए छिपे रहते हैं ताकि स्वर्गीय लोकों की शक्ति से बच सकें, वरना अगर वे बाहर गए तो वे निश्चित रूप से निगल लिए जाएंगे। सू मेयाओ भी बहुत हैरान हुई।
बाई यूयू ने गंभीरता से कहा, लगता है वह सच कह रहा था। उसके ड्रैगन वध दिव्य मार्शल अभ्यास से तो स्वर्गीय लोगों के लोग भी ईर्ष्या करते हैं। वह शिकार से बचने के लिए यहाँ छिपा है। अगर वह इतनी ताकत के साथ पौराणिक स्वर्गीय मार्शल दुनिया में गया तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। इस समय हालांकि चेन जियांग के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल में उसे गुप्त रूप से खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे एक ऐसा सस्ता शिक्षक मिल गया था जो इतना प्रभावशाली था। छोटे शैतान, पहले तुम्हारे गुरु ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करते थे। ये ड्रैगन्स द्वारा पैदा की गई एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है ना? अगर नश्वर संसार में कोई वयस्क ड्रैगन प्रकट हो जाए तो उसे बस अपनी पूंछ हिलाने की जरूरत है और पलक झपकते ही वह पूरी नश्वर दुनिया को तबाह कर सकता है। ड्रैगन्स का जिक्र होते ही हुआंग जितियान के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हुआंग जितियान चेन जियांग के पास गया और उसके शरीर पर कई बार थप्पड़ मारे। चेन जियांग को एक अजीब सी ठंडी शक्ति का एहसास हुआ जो उसके शरीर में दौड़ रही थी, जिससे उसका दर्द तुरंत गायब हो गया। मेरे पास एक यिन और यांग गहन शिरा है, आपके महान वरिष्ठ भाई के पास एक यिन और यांग स्वर्गीय शिरा है, और आपके पास एक यिन और यांग दिव्य शिरा है। भविष्य में आप मुझसे और अपने महान वरिष्ठ भाई से भी आगे निकल जाएंगे। आध्यात्मिक शिरा, गहन शिरा, स्वर्गीय शिरा और दिव्य शिरा, हर एक शिरा अपने पूर्ववर्ती शिराओं की तुलना में दुर्लभ है और ज्यादा दुर्जेय भी। यिन और यांग शिराएं तो और भी दुर्लभ थीं, और चेन जियांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अपने गुरु और महान वरिष्ठ भाई, जिनसे वह कभी नहीं मिला था, दोनों में यिन और यांग शिराएं होंगी। चरम मार्शल संप्रदाय में उन शक्तिशाली युवा शिष्यों में से अधिकांश के पास गहन या स्वर्गीय शिराएं थीं, लेकिन वे सभी इसे छिपाते थे। चेन जियांग का अनुमान था कि युन शियादाओ और जू रोंग गहन या स्वर्गीय शिरा वाले मार्शल कलाकार थे। आपके डेंटियन में ताई ची यिन और यांग आरेख भी है ना? हे, जिनके पास ये चीज है वे ताई ची ड्रैगन वशीकरण दिव्य अभ्यास का उपयोग करके साधना करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। हुआंग जितियान हंसा और बोला। सु मेयाओ और बाई यूयू ने जब ताई ची वशीकरण ड्रैगन दिव्य अभ्यास शब्द सुना तो वे खुद को रोक नहीं पाए और चौंक कर चीख पड़े। ये ताई ची ड्रैगन वशीकरण दिव्य अभ्यास निकला, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह वास्तव में मौजूद है। सु मेयाओ ने चौंकते हुए कहा। ऐसा कहा जाता है कि ताई ची दिव्य व्यायाम को ताई ची ड्रैगन वशीकरण दिव्य व्यायाम को बेहतर बनाने से विकसित किया गया था, और सबसे पहले हमारे पास जो है वह उसका एक अवशेष मात्र है। इसीलिए ये ताई ची ड्रैगन वशीकरण दिव्य व्यायाम से कहीं कमतर है। बाई यूयू ने आश्चर्य से कहा। हुआंग जितियान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बेटे, मैं तुम्हारे गोपनीय रहस्य के बारे में नहीं पूछूंगा, और मुझे पता है कि तुम अन्य मार्शल आर्ट भी सीखते हो। हालांकि वे अच्छे लगते हैं, वे पर्याप्त रूप से परिपूर्ण नहीं हैं और संभवतः ताई ची वशीकरण ड्रैगन दिव्य अभ्यास का अवशेष है, लेकिन जल्द ही तुम पूरी तरह से ताई ची वशीकरण ड्रैगन दिव्य अभ्यास सीख पाओगे। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, विनम्रतापूर्वक उससे उसे सिखाने के लिए कहा। एक बूढ़ा आदमी और एक युवक घोर अंधेरे अथाह रसातल में। बूढ़ा आदमी बिना रुके युवक को कुछ मार्शल आर्ट की स्मृति शक्तियां सिखा रहा था, और ऐसा करते हुए दोनों बहुत गंभीर थे। एक महीना बीत गया और चेन जियांग ने ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज का पूर्ण पाठ करने के लिए इसे अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लिया। इस समय उसे पता चल गया था कि ताई ची सबड्यूइंग ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास करने के लिए कितनी कठिन आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले तो यिन और यांग नसों का होना जरूरी है, लेकिन फिर भी कई लोग इस ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल एक्सरसाइज को हथियाना चाहते थे। भले ही वे इसका अभ्यास न कर सकें, लेकिन इसे पुनर्गठित करके वे ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज की तरह ही कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट बना सकते थे। चेन जियांग के घेरे में सु मेयाओ और बाई यूयू ने भी ताई ची वशीकरण ड्रैगन दिव्य अभ्यास को याद कर लिया था, और हालांकि वे इसका अभ्यास नहीं कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने इस शक्तिशाली ड्रैगन वध दिव्य मार्शल अभ्यास के अनुसार मार्शल आर्ट बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी, लेकिन अंदर रहने के कारण उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और उनके पास बहुत समय था। याद करो, और अब मैं तुम्हारी प्रशिक्षण पद्धति को सुधारना शुरू करूंगा। सौभाग्य से तुम अभी भी सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए हो, वरना बहुत देर हो चुकी होती, हुआंग जितियान ने कहा, और फिर एक बार पागलों की तरह हंसने लगा। अध्याय 0110 नरक अध्याय 110 नरक। चेन जियांग को चिंता थी कि चूंकि हुआंग जितियान अपनी साधना को सही कर रहा था, इसलिए इसके परिणामस्वरूप उसकी शक्ति बहुत अधिक पीछे चली जाएगी और उस समय ये लाभ की बजाय हानि अधिक करेगा। पागलों की तरह हंसते हुए हुआंग जितियान अचानक गंभीर हो गए और कहा, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक बार जब आप सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी सच्ची क्यूई की खेती करने की विधि और दूसरों की विधि बहुत अलग होगी। ताई ची ड्रैगन दिव्य वशीकरण अभ्यास सब कुछ शामिल करता है, और अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के बाद आप मुक्का मारने की तकनीक, लात मारने की तकनीक, हथेली की तकनीक, चाकू की तकनीक, तलवार की तकनीक और ऐसी विभिन्न विधियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, और वे कठोर या नर्म, ठंडी या गर्म, तेज या धीमी हो सकती हैं। आपकी बाहरी ताकत और आंतरिक ताकत उसी तरह सच्ची क्यूई को ड्रैगन बल में बदल सकती है, और जारी की गई शक्ति वैसी ही होगी जैसी आपने पहले देखी है। मैं सबसे पहले सच्चे मार्शल क्षेत्र और सच्चे मार्शल क्षेत्र की साधना के बारे में बात करना चाहता हूँ। यदि आप लगातार विश्व आत्मा क्यूई को अवशोषित करते हैं तो आप इसे सच्चे क्यूई में परिष्कृत कर पाएंगे, फिर इसे डेंटियन के अंदर संपीड़ित कर पाएंगे। सच्चे क्यूई के बाहर निकलने के बाद
सच्चे क्यूई की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, जिससे मुक्त शक्ति बहुत अधिक होगी। सच्चे मार्शल क्षेत्र की देर की अवधि को प्राप्त करने के बाद जमा हुआ सच्चा रूप लगभग 9 सितंबर 81 होगा। लेकिन जैसे जैसे हम सच्चे क्यूई के 5 तत्वों की साधना करते हैं, जमा हुआ सच्चा क्यूई रूप अन्य की तुलना में 5 गुना अधिक होता है। चेन जियांग भी इस बारे में जानते थे। सच्चे मार्शल क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद साधक को कुल 9 सच्चे ची रूपों को जमाना होता है और उसके बाद जमा हुए 9 सच्चे ची रूपों को एक रूप में मिला दिया जाता है। इसके बाद सच्चे ची रूपों का सम्मिलन अन्य जमा हुए सच्चे ची रूपों का आधार बन जाता है। फिर उन्हें एक बार फिर उसी गुणवत्ता वाले 8 और सच्चे रूपों को जमाना होगा। फिर उन 9 सच्चे ची रूपों का फिर से विलय हो जाएगा। हर बार जब सच्चे क्यूई रूपों का विलय होता था तो उसे एक स्तर माना जाता था। सच्चे मार्शल क्षेत्र में कुल 9 स्तर थे और जितना अधिक स्तर प्राप्त होता था, आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता था। हुआंग जितियान थोड़ी देर रुके, फिर बोलने लगे, लेकिन हमारी साधना विधि अलग है। हम अधिकांश लोगों के विपरीत जमे हुए सच्चे ची रूपों को संपीड़ित नहीं करते, बल्कि हम अपने दांतियान में उन 5 सच्चे ची रूपों के प्रत्येक सच्चे तत्व कण को प्रज्वलित करते हैं। TLN, जैसा कि लेखक ने पहले लिखा था, जब सच्चे क्यूई रूपों को जमाया गया था तो वे सच्चे क्यूई से बने अनगिनत चावल के आकार के अनाज से बने थे। उन अनाजों को यहाँ सच्चे तत्व अनाज युअली कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में आपके डिंटियन में 5 सजीव सच्चे क्यूई रूप होने चाहिए। यदि आप ताई ची वशीकरण ड्रैगन दिव्य अभ्यास का उपयोग करके सही ढंग से साधना करते हैं, तो जब आप सच्चे मार्शल क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो आप उन 5 सच्चे क्यूई रूपों के भीतरी भाग को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। उनके भीतरी भाग अनगिनत सच्चे तत्व कणों से बने होते हैं और एक सच्चा तत्व कण एक सच्चे क्यूई रूप के बराबर होता है। उस समय आपको बस उन मन सच्चे तत्व कणों को प्रकाशित करने के लिए लगातार सच्चे क्यूई को अवशोषित करना होगा, और यदि एक सच्चा तत्व कण एक बार प्रकाशित हो जाता है तो यह एक सच्चे रूप के जमने के बराबर है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक उन 5 सच्चे क्यूई रूपों के अंदर के 9 सच्चे तत्व कण प्रकाशित होते हैं, तब तक इसे सच्चे मार्शल क्षेत्र से अलग होने के रूप में गिना जा सकता है। चेन जियांग बेशक कठिनाइयों से बेखौफ था और हुआंग जितियान की तथाकथित साधना विधि ने सु मेयाओ और बाई यूयू को भी प्रभावित किया। इस विधि में सम्लन की थकाऊ प्रक्रिया से बचा जाता था। बाद में सिंखोल के नीचे से एक के बाद एक मनुष्य की भयानक चीखें हमेशा सुनाई देने लगीं और ये चीखें पूरे 1 साल तक जारी रहीं। चेन जियांग ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तथाकथित प्रक्रिया इस तरह से सामने आएगी कि हुआंग जितियन अपने सर्वोच्च गुरु की शक्ति को अपने दांतियान में डाल रहा होगा और लापरवाही से अपने दांतियान में इधर उधर छेड़छाड़ कर रहा होगा, लापरवाही से प्रयास कर रहा होगा और अंत में तथाकथित विधि की खोज कर रहा होगा। चेन जियांग ने अपने ही घटिया शिक्षक को आत्मविश्वास और शांति से उसे सुधारने की बात करते देखा था, इसलिए उसे लगा कि उसके पास बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कौन जानता था कि वह सचमुच धोखा खा जाएगा। दरअसल कई कोशिशों और धीमी खोजबीन के बाद ही उसे सफलता मिलेगी। चेन जियांग के लिए यह 1 साल नरक जैसा ही था। एक उन्मत्त हंसी के साथ चेन जियांग ने अंततः एक गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि उसके पागल शिक्षक का प्रयास अंततः उस पर सफल रहा, जो उसकी साधना को निष्फल नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी साधना के तरीके को सही कर रहा था। शिक्षक, आप इतने उत्तपस्त कैसे हो सकते हैं और मुझ पर ऐसा करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? अगर लाखों में एक मौका भी हो तो आप असफल हो जाएंगे। चेन जियांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस साल वह मिट्टी के सांचे की तरह था और उसने इस सन की बूढ़े आदमी को अपनी मर्जी से उसे गूंथने की इजाजत दे दी थी। हुआंग जितियान हंसे, मैं असफल कैसे हो सकता हूँ? क्या ये सफल नहीं था? चेन जियांग ने दांत पीसते हुए डांटते हुए कहा, अगर 10 लाख में एक मौका हो और तुम नाकाम हो जाओ, क्या तुमने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर तुम नाकाम हो गए तो मेरा क्या होगा? चेन जियांग ने उस स्थिति की कल्पना की और उसके मन में एक डर सा बैठ गया, क्योंकि अगर वह नाकाम हो गया तो शायद वह अपाहिज हो जाएगा। बकवास, मैं फेल हो ही नहीं सकता, तो सोचूं क्यों? हुआंग जितियन ने उसे डांटा, जिससे चेन जियांग गुस्से से तिलमिला उठा। उसने तय कर लिया कि भविष्य में वह इस पागल बूढ़े से कभी नहीं मिलेगा। इस हुआंग जितियन के पास ऐसी शक्ति थी जो नश्वर संसार से परे थी और चेन जियांग उसके साथ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चेन जियांग अपने डिंटियन में 5 उदास दिव्य पशु रूपों को देखकर अपने हृदय में बहुत स्तब्ध रह गया। इन सभी 5 उदास दिव्य पशु रूपों में बहुत ही सूक्ष्म प्रकाशित वास्तविक तत्व कण थे। यह उसके 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र की वास्तविक क्यूई के संपीड़न से बना था, और यदि वह 5 दिव्य पशु रूपों को पूरी तरह से प्रकाशित करना चाहता था तो उसे असंख्य वास्तविक तत्व कणों को जमाकर प्रकाशित करना होगा। इस बात पर विचार करते हुए वह हृदय में बहुत स्तब्ध रह गया। गुरुजी, आपने सभी सच्चे क्यूई रूपों को पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया है ना? चेन जियांग ने पूछा। अगर मैंने उन सभी को पूरी तरह से रोशन कर दिया होता तो मैं यहाँ नहीं रुका होता। मैंने अपने 5 पशु रूपों में से केवल एक पंजे को ही रोशन किया है, हुआंग जितियान ने उत्तर दिया। एक पंजा, जिसके लिए हजारों शुद्ध तत्व कणों की आवश्यकता थी। उसने इतने सारे शुद्ध तत्व कणों को कैसे जमाया? चेन जियांग ने इतने लंबे समय तक साधना की थी और वह केवल 5 कण ही जमा कर पाया था। ठीक है, अब जब आपकी साधना पद्धति सही हो गई है तो भविष्य में आपको अपनी साधना के लिए ताई ची ड्रैगन वशीकरण दिव्य अभ्यास का पालन करना होगा और आप ड्रैगन बल को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आपको उन निम्न क्यूई आभा वाले पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, हुआंग जितियान ने जोर देकर कहा। ताई ची वशीकरण ड्रैगन दिव्य व्यायाम
और ताई ची दिव्य व्यायाम की साधना पद्धति लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन ताई ची वशीकरण ड्रैगन दिव्य व्यायाम में कई बाह्य कौशल थे और इनमें से कुछ चालें बहुत गहन थीं, लेकिन यदि उनका प्रयोग किया जाए तो वे बहुत दुर्जेय थीं। बेशक इसका उसके पिछले 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस बार उसकी सच्ची क्यूई भी बहुत अधिक जोरदार थी। 1 साल में ही मेरे पिता 18 साल के हो गए। हालांकि सिर्फ 1 साल ही बीता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने 100 साल से भी ज्यादा जी लिए हों। चेन जियांग ने बुदबुदाते हुए कहा, और इस 1 साल में उसने बहुत कष्ट झेला था। आपके जाने के बाद मेरे 3 प्रशिक्षु पोतों के अलावा आप किसी और को यह नहीं बता सकते कि आप मेरे प्रशिक्षु हैं। हुआंग जितियान ने उदास चेहरे के साथ कहा, बूढ़े आदमी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर याद रखूंगा। चेन जियांग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, इसके अलावा क्या मैं अभी भी जा सकता हूँ? मुझे अभी भी नहीं पता कि डीन कितने समय के लिए बंद कमरे में प्रशिक्षण में गया था। वैसे गुरुजी, उस एल्डर डैन का आखिर क्या बैकग्राउंड है? उनका कोई नाम नहीं है, वे दिखती भी नहीं है, लेकिन उनकी रसायन विद्या बहुत ही अद्भुत है। चेन जियांग ने पूछा, और इस 1 साल में उसने हर बार यही सवाल पूछा। लेकिन हुआंग जितियान ने कहा कि सफलता मिलने के बाद ही वह उसे बताएगा। वह पर्पल मून वर्ल्ड से है। उसके पास पर्पल मून फायर स्पिरिट है और वह एक कीमियागर है। हो सकता है कि पर्पल मून वर्ल्ड में किसी ने या किसी चीज ने उसका पीछा किया हो, और चूंकि वह आगे नहीं जा पा रही थी, इसलिए वह यहाँ से भागने आई है और खुद को उजागर नहीं करना चाहती। लेकिन अब वह आपकी लड़ाकू भतीजी है, हुआंग जितियान ने गंभीरता से कहा, और हालांकि वह आमतौर पर पागल रहता था, लेकिन कुछ बातों को लेकर वह बेहद सतर्क था। चेन जियांग मन ही मन मुस्कुराया। चरम मार्शल संप्रदाय के 3 दिग्गज उसके मार्शल भतीजे थे। ये कितना मजेदार था। और जब वह आत्मसंतुष्ट हो रहा था, हुआंग जितियान ने उसके सिर पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वह जोर से चिल्लाया, इस अवसर का लाभ उठाकर साधना करो। तुम्हें 5 दिव्य पशु रूपों में उन 5 सच्चे तत्व कणों को और अधिक प्रज्वलित करना होगा। एक बार जब तुम उन्हें चरम सीमा तक प्रज्वलित कर लोगे तो तुम सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे। हुआंग जितियान ने फटकार लगाई। चेन जियांग ने अपने दांतियान में 5 पशु रूपों को देखा और पाया कि उन 5 वास्तविक तत्व कणों की आभा वास्तव में कुछ कमजोर थी। वह समझ गया कि वह अभी भी वास्तविक मार्शल क्षेत्र से एक कदम दूर है। नीचे चेन जियांग के मन में रसायन विद्या का कोई विचार नहीं था, और सौभाग्य से यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। व्यायाम के अलावा उसके पास करने को कुछ नहीं था, और ऊपर से उसका पागल गुरु दिन भर उस पर नजर रखता था। जरा सी भी आलस दिखाने पर उसे मार पड़ती। 1 साल बाद चेन जियांग ने आखिरकार नीला ड्रैगन और सिंदूरी पक्षी के असली रूप के असली तत्व को पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया और उन्हें चरम सीमा तक प्रकाशित कर दिया। इसलिए उसने सफेद बाघ रूप की साधना शुरू कर दी। तभी उसके कान में एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, चेन जियांग, तुम ऊपर आ सकते हो, हालांकि तुम्हें खुद ही ऊपर आने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इस निषिद्ध भूमि पर प्रतिबंध पहले ही हटा लिया गया है। यह आवाज वू कैमिन की थी।